Hello guys, welcome back to our channel part 6 of Reborn of the Devil. Chapter 51 1 करोड़ की पेनल्टी। ओदिया आज ऑफिस नहीं आई थी। दानिश ने डेविड से पूछा तो उसने बताया कि कल की वजह से दिया ने ये जॉब छोड़ने का फैसला लिया है। ये सुन दानिश ने एक ईवल स्माइल करते हुए कहा, इस लड़की को क्या लगता है इतनी आसानी से यहाँ से चली जाएगी। यहाँ आने वाला इंसान आता अपनी मर्जी से है लेकिन जाता दानिश सिंघानिया की मर्जी से है। कॉल हर राइट नाउ, उससे कहो कि उसका बॉस मैं हूँ, इसीलिए अपना रेजिग्नेशन मुझे आकर दे, वरना आगे तुम जानते हो, दानिश ने डेविड को देखते हुए कहा। डेविड, बॉस कल जो भी हुआ उसकी वजह से वो। दानिश, कल जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है। कॉल हर, डेनिश ने डेविड को ऑर्डर देते हुए कहा। दानिश को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कल उसने दिया के साथ जो कुछ भी किया उसका ज़रा सा भी कोई गिल्ट या पछतावा उसे है। उल्टा वो इन सब का जिम्मेदार दिया को ही मानता था। ई अब आगे गुलाब 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 गुलाब। करीब 45 मिनट बाद दिया दानिश के सामने अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके खड़ी थी। वैसे तो वो दानिश का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि डेविड ने उसे बताया था कि जब तक दानिश ऑफिशियली रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर लेता उसे कहीं और जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे का प्रोसेस एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिस्टर सिंघानिया, दिया ने लेटर को टेबल पे रखते हुए कहा। क्योंकि दिया को उसे सर बुलाने का, दानिश को रिस्पेक्ट देने का बिल्कुल भी मन नहीं था। दानिश ने अपनी भौहें उठा के एक बार उस लेटर को और फिर दिया को देखा। वो बहुत ही आराम से चेयर पे बैठा हुआ था। तो मिस दिया, मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ, दानिश ने वो लेटर हाथ में लेते हुए कहा। दिया ने कुछ नहीं कहा और वही अपने हाथों को क्रॉस करके खड़ी रही। दिया का मानना ये था कि उसकी गलती नहीं थी तो क्यों इस भस्मासुर के सामने नजरें झुका के क्यों रहे। वो भी अपना फुल स्वैग दिखा रही थी। कह सकते हैं कि दोनों ही अपने आप में फुल ईगो से भरे हुए थे। बस फर्क ये था कि दानिश के लिए उसका ईगो घमंड दूसरों को अपने आगे झुकाने के लिए था, तो दिया के लिए उसका ईगो उसका आत्मसम्मान था, जो वो किसी के भी सामने झुकने नहीं दे सकती थी, फिर चाहे सामने कोई भी हो। दानिश, लेकिन इससे पहले आप कंपनी को 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे कर दीजिए हम। दिया, जो दानिश की तरफ नहीं देख रही थी, ये बात सुनते ही दानिश की तरफ कन्फ्यूजन से देखते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, आपको पता भी है। दिया ने बकवास शब्द पर जोर देते हुए कहा, 1 करोड़ और मैं पे करूं, वो भी आपकी कंपनी को। ज़रा बताएंगे कि किस खुशी में। बल्कि आपको मुझे मेरे 1 दिन का पेमेंट देना चाहिए, लेकिन मैंने अपना बड़ा दिल रख के उसे जाने दिया, और आप इतने बड़े कंपनी के मालिक होके मेरे साथ कल इतना सब कुछ करने के बाद मजाक करने की हिम्मत कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बेशर्म इंसान है, दिया ने कहा। ये सुन दानिश को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने दिया की बात को इग्नोर करते हुए कहा, तुम क्या मेरी बीवी हो जिससे मैं मस्ती मजाक करूंगा। ये चेक करो, कहते हुए दानिश ने दिया की तरफ एक पेपर टेबल पे लगभग फेंकते हुए कहा। रीड इट, दिया ने मुंह बनाते हुए पेपर उठा के पढ़ना चालू किया। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे के भाव बदलने लगे, जिसे दानिश भी बैठ के आराम से देख रहा था और ईविल स्माइल ग्रिन कर रहा था। ये धोखा है, फ्रॉड है, मैंने ऐसे पेपर्स कभी साइन नहीं किए, आपने मुझे फंसाया है। इट्स अ स्कैम, मेरे साथ स्कैम हुआ है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की मिस्टर सिंघानिया, दिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। आवाज़ नीचे, मिस पर्सनल सेक्रेटरी, क्योंकि मुझे अपने से ऊंची आवाज़ किसी को पसंद नहीं। गॉट इट, अगर खुद से ऊंची आवाज़ पसंद नहीं तो काम भी ऐसा किया करो मिस्टर सिंघानिया कि आपके आगे आवाज़ न उठा सके। ये पेपर्स नकली है, मैंने इन पर साइन नहीं किया, दिया ने वो पेपर्स दानिश के सामने पटकते हुए कहा। एक्चुअली उस पेपर में लिखा था कि अगर दिया ये नौकरी छोड़ना चाहती है तो उसे 6 महीने पहले ही नोटिस देना होगा, वरना उसे 1 करोड़ पेनल्टी देनी होगी। रियली मिस सेक्रेटरी, ऑक टेल मी, ये साइन क्या तुम्हारे नहीं है? खैर, आई विल रिमाइंड यू कि तुमने ये पेपर्स कब साइन किए।
ये कह के दानिश ने डेविड को अंदर बुलाया। यस बॉस। डेविड मिस सेक्रेटरी को बताओ कि उन्होंने ये पेपर्स कब साइन किए। ये सुन डेविड ने बिना भाव के दिया की तरफ देख के कहा, दिया ये पेपर्स वही है जो उस दिन मैंने तुम्हें दिए थे और तुमने साइन किया था। हाँ, तुमने वो पेपर्स पढ़े नहीं थे, डेविड ने कहा। ये सुन दिया की आंखें बड़ी हो गई। डेविड भाई, आप मेरे साथ ऐसा करेंगे मुझे नहीं पता था। आपको अपना भाई माना था मैंने, और आपने मेरे साथ। इनफ, दानिश ने टेबल पे हाथ पटकते हुए कहा। अपना ये मेलोड्रामा कहीं और करना मिस दिया। अगर तुम 1 करोड़ रुपए पे कर सकती हो तो ठीक, वरना तुम्हारी ये लेटर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो नाउ जाओ और जाके अपना काम करो, दानिश ने कहा और अपनी फाइल उठा के पढ़ने लगा। लेकिन दिया वही खड़े होके उसे गुस्से से घूर रही थी। मिस दिया, मेरे सिर पर खड़ी रह के मेरा सिर दर्द मत करो। गो एंड ब्रिंग अ कॉफ़ी फॉर मी, गॉट इट? नाउ गेट आउट, दानिश ने कहा। दिया गुस्से से दानिश को घूरते हुए अपने गुस्से का घूंट पीते हुए केबिन से बाहर चली गई। उसे जाता देख दानिश के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ गई, जिसका मतलब तो बस वही जानता था। वालिया इंडस्ट्री ई। पार्थ, गौरव रंजित की क्या खबर है? गौरव, सर एक्चुअली रंजित की एक्टिविटी इन कुछ दिनों में सस्पिशियस रही है। हमारे सोर्सेज के हिसाब से उसका इन्वॉल्वमेंट गलत कामों में भी है। वो अंडरवर्ल्ड से लिंक्स बनाने की कोशिश कर रहा है एज एक्सपेक्टेड, इसीलिए पिछले जन्म में उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर सका, पार्थ ने अपने मन में कहा। बट नो वरीज, इस बार तुम्हारा हर लिंक मैं तोड़ दूंगा। पिछली बार मैं स्टूपिड प्यार के चक्कर में फंस के तुम्हारे जाल में फंस गया था, पर इस बार नहीं। तभी उसे गौरव की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे कब से आवाज़ दे रहा था। हम ऑक, मुझे अपडेट्स देते रहना। गौरव, ऑक सर, कह के वो केबिन से बाहर चला गया। तभी रीत उसके केबिन में आती हुई उसकी कॉफ़ी को टेबल पे रखते हुए गुड मॉर्निंग विश करती है। पार्थ, गुड मॉर्निंग रीत, हाउ यू फील नाउ? पार्थ ने कॉफ़ी पीते हुए पूछा। रीत, पहले से बेटर। पार्थ, हम गुड। तो हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट की फाइल रेडी करनी है। रीत, यू नो न कि ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इनमें किसी भी तरह की कोई भी गलती मैं अफोर्ड नहीं करूँगा। इज़ दैट क्लियर? रीत, ऑफ कोर्स सर, एंड डोंट वरी, कोई गलती नहीं होगी। पार्थ, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है इस प्रोजेक्ट के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट हम ही मिलेगा, जल्दी ही फाइल भी रेडी हो जाएगी, फिर आप एक बार फाइनल अप्रूव कर दीजिएगा। दानिश, लेकिन याद रहे इस फाइल की डिटेल्स बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, इसीलिए इस सब की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। रीत, ऑक सर, कुछ ही देर में आपकी एक ज़रूरी मीटिंग है। दानिश, लैपटॉप में काम करते हुए अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला। ऑक, गेट रेडी फॉर दैट। ऑक सर, कह के रीत बाहर जाने लगी। रीत लिस्टन, रीत पीछे मुड़ते हुए, जी सर, डैड का केबिन भी इसी फ्लोर पर है। मैं चाहता हूं कि मेरी कॉफ़ी के साथ साथ तुम उनके लिए भी इन सब बातों का ध्यान रखो। उन्हें शुगर है, इसीलिए इस बात का ध्यान रहे। मैं समझ गई सर, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, कह के रीत बाहर चली गई। पार्थ ने अपने डैड और ऋषि का केबिन भी अपने फ्लोर पर ही बनवा दिया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके डैड को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, इसीलिए वो उन्हें अपने सामने ही रखना चाहता था। बचपन में उसके डैड हमेशा उसके लिए परेशान रहते थे। वो उससे इतना प्यार करते थे कि हमेशा उसे अपने आसपास अपनी नज़रों के सामने ही रखना चाहते थे। कितना बेवकूफ़ था वो, जिसने अपने माँ बाप का प्यार नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब उसकी बारी थी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने की। वो उन्हें वो सारा प्यार वापस करेगा जो उन्होंने उसे दिया था, उनका पूरा ख्याल भी रखेगा। अपनी पिछली जन्म की गलतियों को याद कर उसे गिल्टी फील हो रहा था। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। चैप्टर 52, रीत की बेबसी, दिया का गुस्सा। दानिश, लैपटॉप में काम करते हुए अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला। ऑक, गेट रेडी फॉर दैट। ऑक सर, कह के रीत बाहर जाने लगी। रीत लिस्टन, रीत पीछे मुड़ते हुए, जी सर,
डैड का केबिन भी इसी फ्लोर पर है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कॉफ़ी के साथ साथ तुम उनके लिए भी इन सब बातों का ध्यान रखो। उन्हें शुगर है, इसीलिए इस बात का ध्यान रहे। मैं समझ गई सर, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, कह के रीत बाहर चली गई। पार्थ ने अपने डैड और ऋषि का केबिन भी अपने फ्लोर पर ही बनवा दिया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके डैड को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, इसीलिए वो उन्हें अपने सामने ही रखना चाहता था। बचपन में उसके डैड हमेशा उसके लिए परेशान रहते थे। वो उससे इतना प्यार करते थे कि हमेशा उसे अपने आसपास अपनी नज़रों के सामने ही रखना चाहते थे। कितना बेवकूफ़ था वो जिसने अपने माँ बाप का प्यार नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब उसकी बारी थी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने की। वो उन्हें वो सारा प्यार वापस करेगा जो उन्होंने उसे दिया था। उनका पूरा ख्याल भी रखेगा। अपनी पिछली जन्म की गलतियों को याद कर उसे गिल्टी फील हो रहा था। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। आई अब आगे ई गुलाब 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 गुलाब। रीत कॉफ़ी लेके सौरभ जी के केबिन में जाके नॉक करती है। सौरभ जी, एक फाइल को चेक करते हुए, कम इन। सर, ये आपकी जूस, कहते हुए रीत ने मुस्कुराते हुए सौरभ जी के सामने टेबल पे रख दिया। सौरभ जी ने रीत की तरफ देखा तो उन्होंने कन्फ्यूजन से पूछा, जूस? पर मैंने तो कोई नहीं मंगवाई थी। रीत, सर, ये ऑर्डर आपके लिए सर ने दिया था। सौरभ जी, अपना चश्मा निकालते हुए, कौन से सर? वो पार्थ सर ने कहा था कि मैं पर्सनली आपके लिए खुद से इन सब चीज़ों का ख्याल रखूं। और ये भी बताया कि आपको शुगर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सब। पार्थ ने खुद तुमसे ये सब कहा? सौरभ जी ने क्यूरियोसिटी से पूछा। ये पूछते हुए उनकी आंखों में चमक दिखाई दे रही थी। रीत ने पलकें झपकाते हुए हाँ कहा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी रीत, मैं पार्थ सर की सेक्रेटरी हूँ। रीत ने कहा। तुम बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा बेटा। थैंक यू सर, रीत ने कहा। सौरभ जी, वैसे तुम अपने बॉस को भी सर बुलाओगी और मुझे भी, तो तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो फिर मैं आपको अगर बिग बी बुलाऊं तो कैसा रहेगा? रीत ने कहा। हम नाम तो अच्छा रखा है तुमने मेरा, कह के सौरभ जी मुस्कुराने लगे। तो रीत ने भी स्माइल करते हुए कहा, और बिग बी तो अभी मैं चलती हूँ, आपको कोई भी काम होगा तो लैंडलाइन से 129 पे कॉल कर लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाएंगी। सौरभ जी ने अपनी पलकें झपका दी। रीत बाहर चली गई। सौरभ जी, बहुत प्यारी बच्ची है, कहते हुए सौरभ जी वापस फाइल को पढ़ने लगे। रीत वहां से निकल के सीधे न्यू प्रोजेक्ट हेड के डिपार्टमेंट में जाती है। मिस संजना, क्या हमारे न्यू प्रोजेक्ट की फ़ाइल कंप्लीट है? मुझे सर से उसे क्रॉस चेक करवाना है, तो प्लीज़ आप वो मुझे दे दीजिए। संजना, जो इस वक्त अपने डेस्क पे बैठी हुई थी, रीत को देखते हुए अपनी बहुएं उठा के उसे देखती है। मिस सेक्रेटरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे केबिन में आने से पहले नॉक किया करो, लेकिन तुम्हें तमीज़ होगी तब ना। और दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए ये फाइल मैं खुद बॉस को हैंडल करूंगी। आई डोंट ट्रस्ट एनी वन, सो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, कहते हुए संजना फिर से अपने काम पे लग गई। सॉरी मैम, बट मैं सर की सेक्रेटरी हूँ, इसीलिए सर ने मुझे ही ये फाइल लाने के लिए कहा था। ओह, तो मिस सेक्रेटरी, इतने बड़े कंपनी में तुम्हारी जॉब लग गई तो खुद क्या समझती हो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तुम। हम कॉलेज अभी तुम्हारा पूरा नहीं हुआ और इतने बड़े कंपनी में जॉब मिल गई। बहुत अच्छे से पता है मुझे कि तुम जैसी लड़कियों को कैसे जॉब मिला करती है, कहते हुए संजना ने रीत को टोंट मारा। उसके कहने का मतलब रीत बहुत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। देखिए मिस संजना, मैं बस यहाँ आपसे फाइल लेने आई थी, और दूसरी बात, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले आप होती कौन है? फाइल कंप्लीट करते सर को दे दीजिएगा, कहते हुए रीत बाहर चली गई। संजना हमेशा उसके साथ ऐसे ही बात किया करती थी। संजना नम्य की फ्रेंड थी, और इसी वजह से वो रीत पर गुस्सा निकलती थी, क्योंकि नम्य के जेल जाने की वजह वो रीत को मानती थी।
मिस रीत, तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त को जेल भेजा गया। अब तुम देखती जाओ, अगर मैंने तुम्हें इस कंपनी से धक्के मार के बाहर न निकलवाया तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। कह के संजना का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। रीत जो अभी अभी अपने केबिन में आई थी और उसका दिमाग संजना को बात सुन के खराब हो चुका था। उसी वक्त उसका फ़ोन रिंग हुआ। हेलो। थोड़ी देर बाद फ़ोन पे बात करने के बाद वो मायूस होते हुए अपनी चेयर पे बैठ जाती है। रीत ये फाइल एक बार चेक करके कहते हुए गौरव केबिन में अंदर आता है। रीत को इस तरह से मायूस और परेशान बैठा देख उससे पूछता है, रीत क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जीजू, वो हॉस्पिटल से फ़ोन था। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करना होगा और ज़्यादा दिनों तक हम ऑपरेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है मेरी जॉब को, मैं कैसे सर से लोन के लिए बोलूं? इतने बड़े अमाउंट के लोन के लिए क्या सर मानेंगे? वो भी कहेंगे कि उनकी शराफत का कितना गलत फ़ायदा उठा रही हूँ मैं। अभी अभी तो उन्होंने मुझे फ्लैट दिया है, फिर तुरंत ही कैसे मैं? कहते हुए रीत रोने लगी। रीत, तुम चिंता मत करो, देखो शांत हो जाओ प्लीज़, मैं बात करता हूँ सर से। आई एम श्योर सर हमारी मदद ज़रूर करेंगे, भगवान पे भरोसा रखो हम, कहते हुए गौरव रीत को शांत करवाने लगा। थोड़ी देर बाद गौरव पार्थ के केबिन में कुछ फाइल्स के कर गया। गौरव, सर ये कुछ फाइल्स है, प्लीज़ इन पे साइन कर दीजिए। कहते हुए गौरव ने फाइल पार्थ की तरफ बढ़ा दी। पार्थ ने फाइल पे साइन करते हुए कहा, बोलो क्या बोलना चाहते हो गौरव? जी सर, गौरव जो कब से यही सोच रहा था कि वो रीत के लोन की बात आखिर कैसे करे। पार्थ की बात सुन के चौंक जाता है। आपको कैसे पता कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ? पार्थ ने गौरव की तरफ देखते हुए कहा, इतने सालों से तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा चेहरा देख के समझ आ जाता है मुझे। अब कुछ बोलोगे भी को उसके लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। पार्थ ने फाइल्स पर साइन करते हुए कहा, सिंघानिया इंडस्ट्री ईईई डेनिश के उसके साथ किए हुए स्कैम की वजह से दिया के मूड की तो बैंडबाजी हुई थी। उसका गुस्सा इस वक्त उसका दिमाग में ब्लास्ट कर रहा था। वो डेविड से भी कोई बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी निभाना उसकी मजबूरी थी और उसकी यही बेबसी देख दानिश को बहुत अच्छा लग रहा था। दिया को उसके सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ रहे थे। दिया जो इस वक्त लिफ्ट में थी, उसके हाथों में कुछ फाइल्स थी जो दानिश ने उससे मंगवाई थी। लेकिन इस वक्त लिफ्ट में वो अकेली नहीं थी। एक आदमी जो करीब 55 साल की उम्र का होगा, जो इस कंपनी का मैनेजर भी था, वो ठीक दिया के पीछे खड़ा था। दिया को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नज़रों से स्कैन कर रहा था। दिया को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। उसकी नज़र दिया की पतली कमर पे थी, जो थोड़ा से सूट में कट होने की वजह से हल्की सी साइड से दिखाई दे रही थी। वो दिया को चीन चाहता था। उसने हल्का सा पीछे से दिया की कमर वो हाथ फेर दिया। ये महसूस करते ही दिया के तन बदन में मानो आग लग गई। उसने झट से पीछे मुड़ के जब देखा तो वो मैनेजर फ़ोन में बिजी था। ये देख दिया को लगा कि शायद हो सकता है कि गलती से हो गया हो। दिया उसे इग्नोर करते हुए थोड़ा आगे खिसक गई। चैप्टर 53 दिया का अलग रूप। डेनिश के उसके साथ किए हुए स्कैम की वजह से दिया के मूड की तो बैंडबाजी हुई थी। उसका गुस्सा इस वक्त उसका दिमाग में ब्लास्ट कर रहा था। वो डेविड से भी कोई बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी निभाना उसकी मजबूरी थी और उसकी यही बेबसी देख दानिश को बहुत अच्छा लग रहा था। दिया को उसके सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ रहे थे। दिया जो इस वक्त लिफ्ट में थी, उसके हाथों में कुछ फाइल्स थी जो दानिश ने उससे मंगवाई थी। लेकिन इस वक्त लिफ्ट में वो अकेली नहीं थी। एक आदमी जो करीब 55 साल की उम्र का होगा, जो इस कंपनी का मैनेजर भी था, वो ठीक दिया के पीछे खड़ा था। दिया को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नज़रों से स्कैन कर रहा था। दिया को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। उसकी नज़र दिया की पतली कमर पे थी, जो थोड़ा से सूट में कट होने की वजह से हल्की सी साइड से दिखाई दे रही थी। वो दिया को चीन चाहता था।
उसने हल्का सा पीछे से दिया की कमर वो हाथ फेर दिया। ये महसूस करते ही दिया के तन बदन में मानो आग लग गई। उसने झट से पीछे मुड़ के जब देखा तो वो मैनेजर फ़ोन में बिजी था। ये देख दिया को लगा कि शायद हो सकता है कि गलती से हो गया हो। दिया उसे इग्नोर करते हुए थोड़ा आगे खिसक गई। अब आगे ई गुलाब 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 गुलाब। दिया उस आदमी को इग्नोर करते हुए थोड़ा आगे खिसक गई। वही वो आदमी। मैनेजर ने रीत को आगे जाता देख उसके चेहरे पे एक गंदी सी स्माइल आ गई। वो फिर से दिया की तरफ थोड़ा सा आगे खिसक गया और दिया के बालों को अजीब ढंग से सूंघने लगा। दिया के ख्यालों में इस वक्त दानिश के लिए गुस्सा भरा हुआ था, इसीलिए उसे इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी दिया को फिर से अपनी कमर पर कुछ फील हुआ। दिया चौंकते हुए पीछे मुड़ी तो उस मैनेजर के चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान तैर गई। हेलो बेबी, तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान कर रहा है? बोलो तो मैं कुछ मदद करूं। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान करना तो दूर नज़रें उठा के भी नहीं देखेगा, लेकिन बदले में मुझे खुश करना होगा। मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। मैनेजर ने अपने होठों पर उंगली फिरते हुए बहुत ही गंदी तरह से कहा। मैनेजर को लगा कि दिया किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करती होगी और वो यहाँ का मैनेजर है। ये हमेशा ही ऐसे ही लड़कियों को कभी मजबूर करके, कभी अपनी बातों में फंसा के, कभी अपनी पावर दिखा के अलग अलग तरीके से उन्हें हैरेस करता था। दिया बस शांति से उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसके अंदर इस वक्त गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। लेकिन उस मैनेजर ने दिया की चुप्पी को उसकी कमजोरी, उसकी मजबूरी समझ लिया। देखो, मुझे मना करने के बारे में सोचना भी मत, वरना इस कंपनी में काम करने लायक नहीं रहोगी। समझी डार्लिंग? अस मैनेजर ने दिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा। तो दिया गुस्से में उसका जवाब देने ही वाली थी। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। लंच टाइम में मुझे स्टोर रूम में मिलो कहते हुए वो आदमी बाहर चला गया। दिया, जिसे उस इंसान की घटिया बातों पर गुस्सा आ रहा था, वह उसी वक्त उसके पीछे चल देती है। दिया की आंखों में इस वक्त उस इंसान को जान से मार देने का गुस्सा दिखाई दे रहा था। दिया इस आदमी के पीछे पीछे जा रही थी। तभी वो एक रूम में चला जाता है। दिया ने ध्यान नहीं दिया और उसके पीछे चली गई। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी जिसकी वजह से उसका ध्यान उस तरफ चला गया। दिया, डेविड ने दिया को पुकारा। दिया, कितनी देर कर दी तुमने फाइल लाने में? अगले 1 घंटे में मीटिंग शुरू होने वाली है। एक्चुअली दिया को भी फाइल लेकर यही आना था। मैनेजर, डेविड ने मैनेजर को देखते हुए कहा। मैनेजर, जो कब से दिया को ही घूरे जा रहा था। डेविड के बोलने से उसका ध्यान उस तरफ गया। जी सर, ये फाइल्स चेक करो और ध्यान रहे सिर्फ 1 घंटा है। दिया तुम्हें असिस्ट करेगी। दिया, मिस्टर बदरिया से इस प्रोजेक्ट को समझ लो, क्योंकि शायद तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स जापान के हैं। ये वही प्रोजेक्ट है क्या जो उस दिन उन क्लाइंट्स को मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से से मना कर दिया था? दिया ने डेविड से पूछा। डेविड, हाँ। दिया, ये वही प्रोजेक्ट है और उसी के लिए दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है, इसीलिए। डेविड ने इतना ही बोला था कि दिया ने कहा, दिया, फिर तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपके प्यारे बॉस को, क्योंकि याद है ना आपके बॉस ने क्या कहा था मुझे इस दिन? खैर छोड़िए, आपको याद भी रहेगा तो भी कौन सा आपको अपने बॉस के अलावा किसी और की परवाह है? आपके बॉस किसी के साथ चाहे जो करे, आप तो उनका पूरी तरह से साथ देंगे। कहते हुए दिया जाके चेयर पे बैठ जाती है। डेविड दिया के गुस्से को बहुत अच्छे से समझ रहा था। ये कॉन्फ्रेंस हॉल था जहां मीटिंग होती थी। इस वक्त यहां सिर्फ दिया, मैनेजर और डेविड ही थे। मैनेजर ने दिया और डेविड की बातें नहीं सुनी क्योंकि वो थोड़ी दूर बैठा हुआ था। डेविड थोड़ी देर में मैनेजर को समझा के बाहर चला गया। अब वहां कॉन्फ्रेंस हॉल में सिर्फ वो मैनेजर और दिया ही थे। दिया इस वक्त अपने फ़ोन पर आए मैसेज को पढ़ने में बिजी थी। तो माय डार्लिंग, सुना तुमने कि सर ने क्या कहा? तुम मुझे असिस्ट करेगी तो क्यों ना हम अपना काम शुरू करें, हम कहते हुए उसने दिया के कंधे पर अपना हाथ रख दिया
और वहां धीरे धीरे दबाने लगा। उसके टच करते ही दिया के शरीर में जो ज्वालामुखी कुछ पल के लिए शांत हुआ था, वो अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जैसे ही मैनेजर के हाथ दिया के कंधे से नीचे जाने लगे, दिया अपनी सीट से खड़े होते हुए उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है, जिससे मैनेज की चीख निकल जाती है। उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज उठती है। तूने क्या समझ था मुझे? हाँ अबला नारी बेचारी समझा था तूने मुझे। तुम जैसे लिचड़ों से निपटने की ट्रेनिंग मेरे पिता ने मुझे बचपन से दी है। तुम जैसे नरभक्षियों से खुद की रक्षा कैसे करनी है ये बहुत अच्छे से पता है मुझे। आज तक तेरा सामना सिर्फ उन सीधी साधी लड़कियों से हुआ होगा जिनका फ़ायदा तूने आसानी से उठा लिया, लेकिन आज तुझे मैं नारी का दूसरा रूप दिखाने वाली हूँ, जिससे जब भी तू किसी लड़की को देखे तो तुझे यही रूप याद रहे, जिससे याद करके तुझे तेरी औकात पता चले। कहते हुए दिया ने मैनेजर के हाथों को, जिसने उसे मोड़ा था, उसे पकड़े हुए ही उसने उसके मुंह पर एक जोरदार घुसा जड़ दिया और वो जाके नीचे गिर पड़ा। दिया ने अपना दुपट्टा खोलते हुए अपने गले के एक साइड डाल अपनी कमर की दूसरी तरफ करके बांध लिया और उसकी तरफ बढ़ गई। मैनेजर को कॉलर से पकड़ते हुए दिया ने उसे उठाया और कहा, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का, आज मैं तुझे बताती हूँ। कहते हुए दिया ने उसका सिर पकड़ टेबल पर मरने को कोशिश की, लेकिन तभी मैनेजर ने भी उसका हाथ रोक लिया। वो भी काम नहीं था। उसने दिया का हाथ पकड़ झटक दिया, जिससे दिया थोड़ा पीछे हो गई। साली तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। अब तक तो मैं तुझे प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अब तुझे मैं इस कंपनी में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए वो दिया की तरफ बढ़ने लगा। गाइस, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मौसम ही ऐसा है कि बुखार आ जा रहा है। अभिन बीच में मैं बुखार से ठीक हुई थी, ले फिर से फीवर हो गया। चैप्टर 54 चैप्टर एक अमाउंट, जिससे मैनेज की चीख निकल जाती है। उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज उठती है। तूने क्या समझ था मुझे? हाँ अबला नारी बेचारी समझा था तूने मुझे। तुम जैसे लिचड़ों से निपटने की ट्रेनिंग मेरे पिता ने मुझे बचपन से दी है। तुम जैसे नरभक्षियों से खुद की रक्षा कैसे करनी है ये बहुत अच्छे से पता है मुझे। आज तक तेरा सामना सिर्फ उन सीधी साधी लड़कियों से हुआ होगा जिनका फ़ायदा तूने आसानी से उठा लिया, लेकिन आज तुझे मैं नारी का दूसरा रूप दिखाने वाली हूँ, जिससे जब भी तू किसी लड़की को देखे तो तुझे यही रूप याद रहे, जिससे याद करके तुझे तेरी औकात पता चले। कहते हुए दिया ने मैनेजर के हाथों को, जिसने उसे मोड़ा था, उसे पकड़े हुए ही उसने उसके मुंह पर एक जोरदार घुसा जड़ दिया और वो जाके नीचे गिर पड़ा। दिया ने अपना दुपट्टा खोलते हुए अपने गले के एक साइड डाल अपनी कमर की दूसरी तरफ करके बांध लिया और उसकी तरफ बढ़ गई। मैनेजर को कॉलर से पकड़ते हुए दिया ने उसे उठाया और कहा, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का, आज मैं तुझे बताती हूँ। कहते हुए दिया ने उसका सिर पकड़ टेबल पर मरने को कोशिश की, लेकिन तभी मैनेजर ने भी उसका हाथ रोक लिया। वो भी काम नहीं था। उसने दिया का हाथ पकड़ झटक दिया, जिससे दिया थोड़ा पीछे हो गई। साली तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। अब तक तो मैं तुझे प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अब तुझे मैं इस कंपनी में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए वो दिया की तरफ बढ़ने लगा। अब आगे एम सॉरी 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 एम सॉरी। वो मैनेजर दिया की तरफ बढ़ा। दिया ने जब फिर से उस पर हाथ उठाया तो इस बार उसने भी दिया का हाथ पकड़ के मोड़ दिया। इस वक्त दिया की पीठ उस मैनेजर की तरफ थी। मैनेजर, तुम जैसी लड़कियों की औकात सिर्फ हम जैसों के बिस्तर गर्म करने की ही है। अपने रंग रूप सूट सलवार पहन के बहुत सती सावित्री बनती हो। इससे पहले वो कुछ और बोलता, लेकिन तभी दिया ने मैनेजर के घुटनों पे किक किया तो मैनेजर की चीख निकल गई। दिया ने खुद को उससे आज़ाद करवाया और मैनेजर को बिना संभालने का मौका दिए ही एक बार फिर से उसके मुंह पे मुक्का जड़ दिया, जिससे मैनेज के मुंह से खून आ गया। यू ब्लडी! कहते हुए वो दिया की तरफ बढ़ा तो दिया ने चेयर को उसके आगे कर दिया, जिससे मैनेज फिर से गिर गया।
दिया के उसके घुटने पे किक करने को वजह से और फिर से चेयर लगने की वजह से उसके घुटने में चोट लग गई, जिससे वो जल्दी खड़ा नहीं हो पाया। जिसका फ़ायदा उठा के दिया ने पीछे से जाके उसे नॉन स्टॉप धोना चालू कर दिया। एक बाद एक लात घुसे उस पे बरसाए जा रही थी। ये ले, तुझे क्या लगा कि मैं बेचारी टाइप लड़कियों में से हूँ, लेकिन आज मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तू क्या, तुझ जैसे लोगों को भी आज लेसन मिलेगा कि लड़कियां खेलने की कोई चीज़ नहीं होती। आज मैं तेरा सारा मैनेजरगिरी निकलती हूँ कमीने। ये ले, दिया ने उसके पेट में अपनी लात से मारते हुए कहा। वो लगातार उसके पेट में अपनी लात से मारे जा रही थी। मैनेजर जमीन पर लेटे हुए दिया की लातें खा रहा था। मैनेजर का हाल ये था कि उसे उठा नहीं जा रहा था। उसने नहीं सोचा था कि दिया उस पे इतनी भरी पड़ेगी। उसे तो दिया में आज दुर्गा का रूप नजर आ गया। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों आज दिया पे अपनी नज़र डाली। लीव मी प्लीज़, लीव मी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं। मैनेजर ने दर्द से कराहती हुए दिया से कहा। क्यों, अब तुझे मेरा टच अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, हम कहते हुए दिया ने थोड़ा पीछे हटी। आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ मैं, तूने क्या सोचा था? और तुझ जैसे को मैंने अपने गांव में बहुत सीधा किया है। फिर तू किस खेत की मूली है तेरी तो, कहते हुए दिया ने मैनेजर के हाथों पे अपने पैर रखते हुए उसे अपनी सैंडल से मसलने लगी। तो मैनेजर को फिर से दर्द भरी चीख निकल गई। यही हाथ थे न जिससे तूने मुझे छुआ था? हाँ, यही हाथ था न, कहते हुए दिया ने उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं दिखाया। दिया को बार बार उसका उसे छूना याद आ रहा था, कैसे उसने उसकी कमर पे अपने गंदे हाथों से दिया को टच किया था और उसके करीब आने की कोशिश की थी। कुछ गुस्सा तो उसके अंदर पहले से ही था दानिश को वजह से जो यहाँ बाहर आ रहा था। ये बात अलग है कि मैनेजर के छूने से उसे जितना गंदा और घिन महसूस हुई थी उतनी दानिश के किस करने से नहीं, इसीलिए दिया ने दानिश को बस एक थप्पड़ में ही छोड़ दिया था। लेकिन गुस्सा तो उसे अभी भी दानिश पर था, पर दानिश के उसके करीब आना में और इस मैनेजर की उसे छूने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्योंकि दानिश ने जब दिया को किस किया था तो उसमें गुस्सा था, सजा देने की चाह थी, लेकिन मैनेजर ने दिया को अपनी हवस भरी इंटेंशन से टच करने की कोशिश की थी। दिया मैनेजर को जान से मार देने वाली नज़रों से घूर रही थी कि तभी एक रौबदार आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। दिया जब पीछे मुड़ के देखती है तो भी उसकी नज़रों में कोई परिवर्तन नहीं था। उसके अंदर ये गुस्सा बरकरार था, क्योंकि इस वक्त दिया को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त वो उस इंसान को सजा दे रही थी जिसने उसकी मन सम्मन को छूने की कोशिश की थी। लेकिन उसके सामने खड़ा इंसान भी इस वक्त एक पल के लिए दिया को ऐसे देख हैरान रह जाता है। वालिया इंडस्ट्री ई। गौरव अब कुछ बोले भी पार्थ ने कहा। सर, वो एक्चुअली मुझे कुछ लोन चाहिए था, गौरव ने कहा। उसने रीत का नाम नहीं लिया क्योंकि वो जानता था रीत अभी नई नई जॉब है तो उसे इतने बड़े अमाउंट का लोन मिलना मुश्किल था, इसीलिए उसने खुद अपने नाम से ही लोन लेने का सोचा। और ऐसा उसने अपने प्यार पारुल के लिए किया, क्योंकि वो जानता था कि पारुल भी रीत को लेकर कितना परेशान है। और अब तो गौरव भी रीत को सच्चे दिल से अपनी साली साहिबा मानता है। यार सच में ये बंद बहुत स्वीट है। इस हद तक मदद करने की सोच की इसने। तुम्हें कोई ज़रूरत है तो तुम मुझसे बोलो, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तुम ऐसे ही ले लो मुझसे पैसे, तुम्हें लोन की क्या ज़रूरत है? बताओ कितना चाहिए? पार्थ ने कहा। पार्थ गौरव को अब और भी ज़्यादा विश्वास करने लगा था कि क्योंकि पिछले जन्म में उसने जाना था कि गौरव उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था। उसकी गैर हाजिरी में गौरव ने पूरी ईमानदारी से कंपनी का काम संभाला था। जब वो सौम्य की पीछे पागल था तो उस समय सिर्फ गौरव ही था जो उसके और उसकी फैमिली का सगा था, वरना तो बाकी सब उसकी कंपनी को बेच खाने पर तुले हुए थे। पार्थ के बाद गौरव ने बहुत कोशिश की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझा के इस कंपनी का सीईओ ऋषि को बनाई को, लेकिन आखिर था तो वो एक एम्प्लॉय ही, आखिर इतने बड़े चालबाजों के बीच वो अकेला कब तक टिका रह पाता। पार्थ के बाद उसने उसकी फैमिली की बहुत मदद करने की कोशिश की थी, इसीलिए गौरव की किसी भी तरह की हेल्प करने से पार्थ अब पीछे नहीं रहना चाहता था। सॉरी सर, बट अमाउंट थोड़ा बड़ा है, इसीलिए लोन लेना ही सही रहेगा।
कहते हुए गौरव ने चेक पार्थ की तरफ बढ़ा दिया। पार्थ ने जब चेक को देखा तो उसे लिखा अमाउंट देखा उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसने वो चेक पहले भी कहीं देखा है लेकिन कहाँ ये उसे याद नहीं आ रहा था। सेम चेक अमाउंट, ऐसा कैसे हो सकता है? पार्थ ने मन में कहा। एक्चुअली ये चेक अमाउंट पार्थ ने अपने पिछले जन्म में भी देखा था। ये अमाउंट उतना ही है जितना रीत को अपने भाई की सर्जरी के लिए ज़रूरत है। और वो अमाउंट है 10,90,985 रुपये। ये सेम अमाउंट का चेक पार्थ ने अपने पिछले जन्म में भी ना सिर्फ देखा था बल्कि साइन भी किया था। पार्थ को तो इस वक्त इस चेक की कहानी याद नहीं, लेकिन चलिए हम जानते हैं इस चेक की कहानी क्या है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच गाइज, आप सबके इतने प्यार और केयर के लिए। आप लोग जानते ही है कि कोई जब आपकी केयर करे और आपके जल्दी ठीक होने की विश करता है तो ये जान के दिल को कितनी खुशी मिलती है। आप सब ने भी मुझे यही खुशी दी है। चैप्टर 55 करोड़ों के प्रोजेक्ट पर जूस। पार्थ गौरव को अब और भी ज़्यादा विश्वास करने लगा था कि क्योंकि पिछले जन्म में उसने जाना था कि गौरव उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था। उसकी गैर हाजिरी में गौरव ने पूरी ईमानदारी से कंपनी का काम संभाला था। जब वो सौम्य के पीछे पागल था तो उस समय सिर्फ गौरव ही था जो उसके और उसकी फैमिली का सगा था, वरना तो बाकी सब उसकी कंपनी को बेच खाने पर तुले हुए थे। पार्थ के बाद गौरव ने बहुत कोशिश की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझा के इस कंपनी का सीईओ ऋषि को बनाए को, लेकिन आखिर था तो वो एक एम्प्लॉय ही, आखिर इतने बड़े चालबाजों के बीच वो अकेला कब तक टिका रह पाता। पार्थ के बाद उसने उसकी फैमिली की बहुत मदद करने की कोशिश की थी, इसीलिए गौरव की किसी भी तरह की हेल्प करने से पार्थ अब पीछे नहीं रहना चाहता था। सॉरी सर, बट अमाउंट थोड़ा बड़ा है, इसीलिए लोन लेना ही सही रहेगा। कहते हुए गौरव ने चेक पार्थ की तरफ बढ़ा दिया। पार्थ ने जब चेक को देखा तो उसे लिखा अमाउंट देखा उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसने वो चेक पहले भी कहीं देखा है लेकिन कहाँ ये उसे याद नहीं आ रहा था। सेम चेक अमाउंट, ऐसा कैसे हो सकता है? पार्थ ने मन में कहा। एक्चुअली ये चेक अमाउंट पार्थ ने अपने पिछले जन्म में भी देखा था। ये अमाउंट उतना ही है जितना रीत को अपने भाई की सर्जरी के लिए ज़रूरत है। और वो अमाउंट है 10,90,985 रुपये। ये सेम अमाउंट का चेक पार्थ ने अपने पिछले जन्म में भी ना सिर्फ देखा था बल्कि साइन भी किया था। पार्थ को तो इस वक्त इस चेक की कहानी याद नहीं, लेकिन चलिए हम जानते हैं इस चेक की कहानी क्या है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। अब आगे एम सॉरी 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 एम सॉरी। सेम अमाउंट का चेक पार्थ ने अपने पिछले जन्म में भी ना सिर्फ देखा था बल्कि साइन भी किया था। पार्थ को तो इस वक्त इस चेक की कहानी याद नहीं, लेकिन चलिए हम जानते हैं इस चेक की कहानी क्या है। पार्थ के पिछले जन्म में। दरअसल एक दिन सौम्य और रंजित ने पार्थ को किसी क्लब में बुलाया था। रंजित का प्लान पार्थ को बदनाम करने का था, इसीलिए इन दोनों ने मिलकर पार्थ की ड्रिंक में कोई नशे की गोली मिला दी थी और उसके बाद उसे एक रूम में ले जाके छोड़ दिया था। वहाँ वो कोई और लड़की भेजना चाहते थे, लेकिन कोइंसिडेंटली वहाँ उस रात रीत उस रूम में पहुँच गई। रीत भी उस वक्त किसी की साजिश का शिकार हुई थी, जिसकी वजह से वो भी नशे में ही थी। उस रात रीत और पार्थ एक हो गए थे। सुबह रीत की नींद पार्थ से पहले खुल गई थी। अपने आप को उस हाल में देखकर रीत की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसने अपने बगल में सोए पार्थ को देखा। उसे देखते ही वो पहचान गई कि वो कोई और नहीं बल्कि पार्थ वालिया है। रीत उसी वक्त वहां से उठा के उसने अपने कपड़े पहने और एक नज़र पार्थ को देख वहां से रोते हुए बाहर चली गई। रीत बहुत जल्दी ही होटल रूम से चली गई थी, जिसकी वजह से जब रंजित ने मीडिया वालों को वहां भेजा तब उन्हें वहां पार्थ के साथ कोई भी लड़की नजर नहीं आई। इसीलिए उस दिन वो अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाया था। कुछ महीनों बाद जब पार्थ के दादाजी रीत को इस घर में बहू के रूप में उसे विदा करवा के ले आए थे, तब जाके पार्थ को उसके बारे में पता चला था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि रीत प्रेग्नेंट है तो उसे उससे डाइवोर्स लेने का बहाना मिल गया।
रीत ने पार्थ को अपनी बात एक्सप्लेन भी की लेकिन पार्थ ने उसे कैरेक्टरलेस कह के उस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया था। पार्थ ने रीत के सामने डाइवर्स पेपर्स के साथ साथ अपनी ब्लैंक चेक भी रखते हुए कहा कि वो इसमें अपनी कीमत भर सकती है और उसकी जिंदगी से बेदखल हो जाए। रिश्ता तो दोनों में पहले ही नहीं था, इसीलिए रीत ने उस चेक में न चाहते हुए भी वही अमाउंट भरा जो उसे अपने भाई के इलाज के लिए चाहिए थे। वो उससे ज़्यादा पैसे नहीं लेने वाली थी वरना वो खुद अपनी नज़रों में अपनी कीमत लगा देती। पार्थ ने रीत को नज़रें उठा के भी नहीं देखा, बस चेक पे साइन करके उस अमाउंट को देखते हुए कहा, हम यही है तुम्हारी औकात और तुम्हारी कीमत। मुझे पता ही था कि तुम पैसे के लिए ही यहाँ आए हो। रीत ने डाइवर्स पेपर्स पर साइन किया और वहाँ से अपनी आंखों में आंसू लेके चली गई। प्रेजेंट टाइम। पार्थ को अपने पिछले जन्म की हर एक बात याद थी और हर वो इंसान जिसके साथ उसने गलत किया था। उसके मारने से पहले रंजित और सौम्या ने उसे ये बताया था कि रीत के अंदर उसी का बच्चा है और वो दोनों नहीं चाहते कि उसके बाद किसी भी तरह से उसका कोई भी अंश जिंदा रहे जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसीलिए उन्होंने उसके सामने ही रीत और उसके बच्चे को भी मार दिया। वो चेक अमाउंट देख के पार्थ के आंखों के सामने वो सारा नज़ारा एक बार फिर से किसी फिल्मी सीन की तरह चलने लगा। वो उस चेक अमाउंट के नंबर को कैसे भूल सकता था। पार्थ उस चेक को भूले जा रहा था। पार्थ के साथ अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो अपनी पत्नी से दूर रहना चाहता था ताकि उसके दुश्मन उसे हट न कर सके। लेकिन उस अमाउंट को देख के उसे ऐसा महसूस हो रहा था क्या जिसे वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था वो उसके आसपास ही है। ये सोचते ही उसकी धड़कनें बढ़ गई। गौरव, ये कैसा चेक है? मतलब मेरा मतलब है कि तुम्हें इसी अमाउंट का चेक क्यों चाहिए? पार्थ ने पूछा। गौरव, जिसने पार्थ की बात सुनी तो वो भी एक पल के लिए पार्थ को देखता रह गया। वो ये सोच रहा था कि वो पार्थ को क्या जवाब दे, क्या उसे पार्थ को बता देना चाहिए कि ये लोन वो रीत की वजह से ले रहा है। पार्थ क्यूरियोसिटी से गौरव को तरफ देखा रहा था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। सर वो एक्चुअली इससे पहले कि गौरव आगे कुछ कहता पार्थ के केबिन का डोर नॉक हुआ तो इन दोनों का ध्यान उस तरफ चला गया। पार्थ ने न चाहते हुए भी कम इन कहा तो सामने से संजना प्रोजेक्ट फाइल लेके अंदर आते हुए पार्थ से कहा, सर ये फाइल रेडी है, इट्स अ फाइनल रिपोर्ट, बस आपका चेक करना बाकी है। कहते हुए संजना ने फाइल पार्थ की तरफ बढ़ा दी। पार्थ ने फाइल लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया लेकिन उसका ध्यान न होने की वजह से फाइल लेने से पहले ही वो नीचे फिर गई कि तभी डोर एक बार और नॉक हुआ और रीत अपने हाथ में जूस लेते हुए एंटर हुई। रीत को पार्थ के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती थी, वो बस नॉक करके सीधे अंदर आ सकती थी। रीत को देख संजना के चेहरे पे उसके लिए घृणा नजर आने लगी, लेकिन ये बात किसी ने नोटिस नहीं की। रीत जूस को लेके पार्थ की तरफ बढ़ ही रही थी ताकि वो उसे पार्थ के राइट हैंड साइड टेबल पे रख सके। ये देख संजना के चेहरे पे एक ईवल स्माइल आ गई। पार्थ, जो अभी अपने साइड में गिरी हुई फाइल को उठाने के लिए हल्का सा अपनी चेयर पे बैठे हुए ही बैंठ हुआ था, रीत उसकी तरफ बढ़ रही थी तभी रीत का पैर किसी चीज से टकराया और उसके हाथ का जूस सीधे जमीन पर गिर गया। साथ साथ नीचे गिरी हुई फाइल पर भी वो जूस फैल चुका था। ये देख सबकी नज़रें शौक से बड़ी हो गई, लेकिन संजना के चेहरे पर तो खुशी की स्माइल थी क्योंकि उसका प्लान कामयाब जो हो गया था। उसी ने रीत के पैरों में अपनी टांग फंसा के उसे गिराया था। वो यही चाहती थी। अब तो तुम गई मिस रीत, अब तुम्हें सर इस कंपनी से उठा के ऐसे फेंकेंगे को तुम दोबारा कहीं भी नज़र नहीं आओगी। वैसे इसे कहते हैं करोड़ों के प्रोजेक्ट पे जूस गिरना। कहते हुए संजना मन ही मन हंसने लगी। वही ये सब देख के गौरव को अब रीत के लिए चिंता होने लगी थी कि पार्थ अब उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि पार्थ को अपने काम के बीच में लापरवाही और गलतियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और ये फाइल तो करोड़ों के प्रोजेक्ट को थी जिस पे रीत ने जूस फेर दिया था। वो तो बस मन ही मन रीत के लिए प्रे कर रहा था। रीत तो अभी भी डर के मारे शौक में खड़ी थी। उसे पता ही नहीं चला कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई।
और वही पार्थ अब तक अपने ख्यालों से बाहर आ चुका था और इस वक्त उसके चेहरे को देख के कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो बस अपने सामने फैले हुए रायते को देख रहा था जिसका कारण रीत थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज ई। दिया जब पीछे मुड़ के देखती है तो भी उसकी नज़रों में कोई परिवर्तन नहीं था। उसके अंदर ये गुस्सा बरकरार था, क्योंकि इस वक्त दिया को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त वो उस इंसान को सजा दे रही थी जिसने उसकी मन सम्मन को छूने की कोशिश की थी। लेकिन उसके सामने खड़ा इंसान भी इस वक्त एक पल के लिए दिया को ऐसे देख हैरान रह जाता है। क्या हो रहा है ये सब? एक दमदार आवाज़ सबको सुनाई दी, जो किसी और को नहीं बल्कि दानिश की थी। कुछ ही देर में मीटिंग होने वाली थी, इसीलिए वो पहले ही मीटिंग की प्रिपरेशन चेक करने आया था। लेकिन यहाँ आके उसने सब कुछ उल्टा ही पाया। तभी मैनेजर जो ज़मीन पे लेटा हुआ था दानिश को देखते ही उसने रोना चालू कर दिया। सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़, कहते हुए वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा। दानिश और बाकी सब कभी उस मैनेजर को देख रहे थे तो कभी दिया को। इस लड़की को देख के लगता नहीं है कि ये इतनी सी हो कि एक हटे कट्टे इंसान का ये हाल कर सकती है, दानिश ने अपनी मन में कहा। लेकिन दिया वैसे ही अपने हाथों को क्रॉस करके खड़ी थी, जैसे उसे किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। मिस दिया, क्या आप ये एक्सप्लेन करेंगी कि ये सब क्यों किया आपने? या फिर तुमने कसम खा ली है हर बार मेरा काम बिगाड़ने के लिए? कुछ ही देर में मीटिंग है और तुमने ये हाल बना रखा है इस मीटिंग हॉल का। दानिश ने गुस्से से कहा। सर ये लड़की बहुत चालू है। इसने पहले मुझे सिड्यूस किया, मेरे करीब आने की कोशिश की और जब मैंने इसे खुद से दूर किया तो इसने मुझसे पैसे मांगे और फिर मैंने बाहर जाके सबको बताने की धमकी दी तो इसने मेरा ये हाल कर दिया। सर देखिए कितना मारा है इसने मुझे, उस मैनेजर ने अपने चोटों को दिखाते हुए कहा। ये क्या एक रहे हो तुम दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। डेविड ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा। क्या हुआ था यहाँ, सच सच बोलो। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर यहाँ सीसीटीवी फुटेज होती तो मैं आप सभी को प्रूफ दिखाता कि इसने क्या करने की कोशिश की मेरे साथ। सर मैं तो यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई, और आज की ये आई हुई लड़की इसने मेरा ये हाल कर दिया और अभी आप सबके सामने ये अपना विमेन कार्ड भी खेलने से पीछे नहीं हटेगी। ये सब वो बहुत ही बेचारा और दयाहीन भाव से कह रहा था कि सबको उसकी बातों पर यकीन हो जाए, और ऐसा हो भी रहा था। उसने बहुत सोच समझ के अपनी बात सबके सामने रखी थी। उसने सीसीटीवी की बात भी सबको अपनी बात पर यकीन दिलवाने के लिए ही कहा था, क्योंकि उसे पता था कि न यहाँ और न ही लिफ्ट में कोई भी सीसीटीवी कैमरा है, तो दिया के पास खुद को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो फिर वो कैसे खुद को इनोसेंट प्रूफ कर पाएगी? मिस दिया, कुछ कहना है तुम्हें? दानिश ने कहा, या फिर इस एक्शन के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हो? दानिश ने दिया को देखते हुए कहा तो दिया ने भी उसे घूरते हुए देखा। चैप्टर 56 रीत लॉस्ट हर जॉब। मिस दिया, क्या आप ये एक्सप्लेन करेंगी कि ये सब क्यों किया आपने? या फिर तुमने कसम खा ली है हर बार मेरा काम बिगाड़ने के लिए? कुछ ही देर में मीटिंग है और तुमने ये हाल बना रखा है इस मीटिंग हॉल का, दानिश ने गुस्से से कहा। सर ये लड़की बहुत चालू है। इसने पहले मुझे सिड्यूस किया, मेरे करीब आने की कोशिश की और जब मैंने इसे खुद से दूर किया तो इसने मुझसे पैसे मांगे और फिर मैंने बाहर जाके सबको बताने की धमकी दी तो इसने मेरा ये हाल कर दिया। सर देखिए कितना मारा है इसने मुझे, उस मैनेजर ने अपने चोटों को दिखाते हुए कहा। ये क्या एक रहे हो तुम दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। डेविड ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा। क्या हुआ था यहाँ, सच सच बोलो। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर यहाँ सीसीटीवी फुटेज होती तो मैं आप सभी को प्रूफ दिखाता कि इसने क्या करने की कोशिश की मेरे साथ। सर मैं तो यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई, और आज की ये आई हुई लड़की इसने मेरा ये हाल कर दिया और अभी आप सबके सामने ये अपना विमेन कार्ड भी खेलने से पीछे नहीं हटेगी। ये सब वो बहुत ही बेचारा और दयाहीन भाव से कह रहा था कि सबको उसकी बातों पर यकीन हो जाए।
और ऐसा हो भी रहा था। उसने बहुत सोच समझ के अपनी बात सबके सामने रखी थी। उसने सीसीटीवी की बात भी सबको अपनी बात पर यकीन दिलवाने के लिए ही कहा था, क्योंकि उसे पता था कि न यहाँ और न ही लिफ्ट में कोई भी सीसीटीवी कैमरा है। तो दिया के पास खुद को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो फिर वो कैसे खुद को इनोसेंट प्रूफ कर पाएगी? मिस दिया, कुछ कहना है तुम्हें? दानिश ने कहा, या फिर इस एक्शन के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हो? दानिश ने दिया को देखते हुए कहा तो दिया ने भी उसे घूरते हुए देखा। अब आगे एम सॉरी 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 एम सॉरी। वैसे आप सजा के तौर पे मुझे इस कंपनी से निकाल सकते हैं मिस्टर सिंघानिया, दिया ने दानिश की आंखों में देखते हुए कहा, जैसे वो दानिश को उसके साथ किए हुए स्कैम की याद दिलाते हुए उसे ताना मार रही हो। कुछ सेकंड्स तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे या कहे कि घूरते रहे। लेकिन मैं अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम लेके यहाँ से नहीं जाना चाहती, इसीलिए खुद को इनोसेंट प्रूफ करके ही जाऊंगी। दिया ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? डेविड ने क्यूरियसल पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास कोई सबूत नहीं होना चाहिए, उस मैनेजर ने अपने मन में कहा। जब दिया ने सबूत की बात की तो मैनेजर डर गया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैनेजर ने डरते हुए पूछा। मेरा मतलब है कि कोई भी झूठा सबूत देने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? मैनेजर ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, क्यों तुम मुझे फंसने की कोशिश कर रही हो? मैनेजर ने लगभग सबके सामने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, ताकि सभी उसे इनोसेंट समझे। सर, हम सभी मिस्टर वाडरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और ये मीज़ दिया, अक्सर देखा गया है कि इन जैसे छोटे शहरों और गांव से आए हुए लोग ही ऐसी वैसी ऊंची हरकतें करते हैं, कामयाब होने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। हम शर्म आनी चाहिए इन जैसे लोगों को। टिया ने कहा, आप सबको याद हो तो टिया वही है जिसने दिया के पहले दिन इंसल्ट किया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट में होने की वजह से वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थी। शर्म तो आपको आनी चाहिए मिस टिया, मैंने पहले भी कहा है, ये अपने बचपन की ड्रेस पहन के मेरे सामने मत आया कीजिए। आप आखिर इतना कमाती है, आप कुछ तो न्यू ड्रेसेज खरीद लिया कीजिए। ये कहते हुए दिया ने टिया को टोंट मारा तो बाकी सब भी ये सुन हल्का मुस्कुराने लगे। और रही बात छोटे शहर और गांव की, तो आपके बॉस मिस्टर सिंघानिया की कंपनी इन्हीं छोटे लोगों के कंधों पर टिकी हुई है। अगर वो छोटे लोग इनकी फैक्ट्री में काम करना छोड़ देना तो इस कंपनी का नामो निशान नहीं दिखेगा। दूसरा, रही बात शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट मारना कोई गलत बात नहीं है, बस वो शॉर्टकट गलत रास्ते का ना हो, और मैं गलत रास्ते पर चलने के संस्कार मुझमें नहीं है। खैर, मैं ये सब बातें एक्सप्लेनेशन देके टाइम वेस्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि जिसको जो सोचना है वो तो वो सोचेगा ही। क्योंकि जब तक मैं प्रूफ देके खुद को इनोसेंट ना प्रूफ कर दूँ, आप लोगों की नज़रें मेरे लिए नहीं बदलेंगी। तो चलिए ये काम भी कर ही देती हूँ। दिया की नज़रों में इस वक्त किसी को भी न तो कोई टेंशन और न ही कोई डर दिखाई दे रहा था, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। दानिश जो चुपचाप वहाँ खड़े हो सब सुन रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था, उसकी नज़रें बस दिया पर ही टिकी हुई थी। वो अपने मन में क्या सोच रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। Then you have only 15 minutes मीज़ दिया तो प्रूव योरसेल्फ। उसके बाद क्लाइंट्स आने वाले हैं। दानिश ने दिया को देखते हुए कहा, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी मेस ऑफ देन, लेकिन मैं ये सबूत पूरी कंपनी के लोगों के सामने दिखाना चाहती हूँ। ये सुन दानिश उसे अपनी भौहें उचका के देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा? पर ऐसा क्यों दिया? सबूत तो तुम यहाँ सबके सामने भी दिखा सकती हो ना, फिर सबको इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? डेविड ने कहा। दिया की ये बात सुन मैनेजर अंदर ही अंदर डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सर, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसके पास कोई सबूत वबूत नहीं है, बस टाइम पास कर रही है। मुझे बदनाम करने की कोशिश है इसकी, मैनेजर ने दानिश से कहा।
मिस्टर सिंघानिया प्लीज़, मैं सबके सामने इस इंसान के काले करतूत दिखाना चाहती हूँ ताकि इस जैसे अगर और भी इस कंपनी में हो तो बाकी लड़कियों को भी हिम्मत मिले सामने आके वो भी अपने लिए लड़ सके। दिया ने न चाहते हुए भी दानिश से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, क्योंकि इस वक्त उसे खुद को इनोसेंट प्रूफ करना था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे दानिश से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। दिया को ये चालाकी दानिश भी बहुत अच्छे से समझ रहा था। देखो तो इस लड़की को अभी तो मुझे ही अकड़ दिखा रही थी और अब अचानक से इसके तेवर ही बदल गए। इंटरेस्टिंग, दानिश ने मन में कहा, लेकिन दानिश को दिया को इस खुद से रिक्वेस्ट करता देख अच्छा लग रहा था, और उसे इस वक्त दिया को सिचुएशन पर भी हंसी आ रही थी। दिया भी दानिश की तरफ देख रही थी क्योंकि उसने जो सोचा था वो करने के लिए इस प्लान का कामयाब होना जरूरी था, वरना खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो मन ही मन भगवान से प्रे कर रही थी दानिश मान जाए। दस एटीट्यूड सूट्स योर मीज डियर, दानिश ने दिया देखते हुए अपनी पैंट की पॉकेट एस में हाथ डालते हुए एटीट्यूड से कहा। डेविड विद इन 5 मिनट्स सबको इकट्ठा करो, दानिश ने डेविड को ऑर्डर देते हुए कहा। दानिश की नज़र अभी भी दिया पर ही टिकी हुई थी, वो उसके है एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा था। और बॉस, डेविड ने कहा और बाहर चला गया। ये सुन मैनेजर डर गया, लेकिन दिया के चेहरे पे राहत के भाव नजर आए। उसने मन ही मन भगवान को थैंक यू कहा। वालिया इंडस्ट्री ई पार्थ के केबिन में इस वक्त केबिन का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था। पार्थ के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पार्थ इस वक्त गुस्से से रीत को घूर रहा था, क्योंकि रीत ने करोड़ों के प्रोजेक्ट को फाइल पे जूस गिरा दिया था, जिसे तैयार करने में पूरे टीम को 1 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम लगा था। रीत किसी भीगी बिल्ली की तरह पार्थ के सामने खड़ी थी, जैसे उसके सामने शेर खड़ा है और पलक झपकते ही वो उसे खा जाएगा। बात सही भी थी, इस वक्त अर्थ का गुस्सा देख के कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसके गुस्से में तड़का मारते हुए संजना ने रीत की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या किया तुमने रीत, कम से कम तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, पूरी टीम की हफ्तों की मेहनत तुमने एक पल में खराब कर दी। अब इस फाइल को फिर से तैयार करने में पूरा 1 हफ्ता लगेगा, और हमारे पास अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सर, तो क्या अब हम इस प्रोजेक्ट का ख्याल अपने दिमाग से निकल देना चाहिए? क्या इस बार वालिया इंडस्ट्री इस प्रोजेक्ट में अपना प्रेजेंटेशन नहीं देगी? हर बार वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ही इस कंपटीशन में जीतता आया है। हर बार हम ही सबके हाथ से इस टेंडर को छीनते आए हैं, लेकिन अफसोस इस बार हम। संजना इससे आगे कुछ कहती तभी पार्थ ने गुस्से से टेबल पे हाथ पटकते हुए जोर से कहा, नो। पार्थ, वालिया ने कभी भी हारना नहीं सीखा, और किसी की और बेवकूफ़ी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। ये टेंडर हमें ही मिलता आया है और हमें ही मिलेगा। संजना, तुम टीम से कहो कि मुझे अगले 2 दिन में फिर से ये फाइल कंप्लीट चाहिए, फिर चाहे दिन और रात एक क्यों ना करना पड़े। सबको डबल ट्रिपल पेमेंट मिलेगी इसे तैयार करने के लिए। गौरव, मिस रीत को उनका इतने दिनों तक का पेमेंट देके यहाँ से रफा दफा करो। मुझे इस लड़की की शकल नहीं देखना अब एक पल के लिए भी। पार्थ ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। ये सब देख और पार्थ की बात सुन संजना को तो जैसे मन्नत ही पूरी हो गई। वैसे चाहती तो वो कुछ इससे भी ज़्यादा थी कि पार्थ रीत की सबके सामने बेइज्जती करे, उसे जेल भेज दे, उसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाले, लेकिन फिर भी वो इतने से भी काम चला सकती थी। उसे यही सुन के उसके दिल में सुकून मिल रहा था। आखिर उसने अपनी दोस्त का बदला ले ही लिया। रीत जो खड़े होके अब तक उसके आंसू जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पार्थ की ये बात सुनते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। अब वो क्या करेगी, अपने भाई का इलाज कैसे करवाएगी? नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती, ये जॉब ही उसकी लास्ट होप है। नो सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी सर, प्लीज़, आई एम सॉरी मैं कहते हुए रीत का रोना नहीं रुक रहा था। उसके मुंह से शब्द भी अच्छे से नहीं निकल रहे थे, लेकिन पार्थ ने रीत को तरफ से अपना मुंह मोड़ते हुए गौरव को ऑर्डर देते हुए कहा, गौरव, इससे पहले मेरा गुस्सा और बड़े यहाँ से लेके जाओ इसे। पार्थ ने ये बात चिल्लाते हुए कही, लेकिन रीत अभी भी रोते हुए सॉरी बोल रही थी।
गौरव को डर था कि कहीं पार्थ का गुस्सा बढ़ ना जाए, इसीलिए वो जल्दी से वहां से रीत को बाहर लेके चला गया। रीत जाते हुए भी पार्थ से रिक्वेस्ट करती रही को उसे जॉब से न निकाले, उसे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। लेकिन पार्थ का गुस्सा इस वक्त उसके सिर पे चढ़ा हुआ था, इसीलिए उसने रीत की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया। गौरव रीत को केबिन से बाहर लेके आया। सर प्लीज़ आप एक बार सर से कहिए प्लीज़, आपको तो पता है ना मुझे इस जॉब की कितनी ज़रूरत है, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे, कह के रीत फिर से रोने लगी। संजना भी बाहर आके रीत को देखते हुए एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम जैसी स्टूपिड को कैसे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। आखिर पार्थ सर के सामने तुमने रो के खुद को बचा ही लिया, वरना तुम्हें क्या लगता है पार्थ सर तुम्हें इतनी आसानी से जाने देते? तुम्हें तो ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए था, ताकि किसी और कंपनी में जॉब न मिले। लेकिन मगरमच्छ के आंसू दिखा के तुम बहुत सस्ते में छूट गई मिस रीत। लेकिन तुम्हारे किया का भुगतान अब हम भुगतना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट फाइल को फिर से 2 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। कहते हुए संजना खुशी खुशी वहां से चली गई। उसे तो रीत को सबक सिखाना था जो उसने सिखा दिया। चैप्टर 57 लास्ट होप। ओ सर प्लीज़ आई एम सॉरी मैं कहते हुए रीत का रोना नहीं रुक रहा था। उसके मुंह से शब्द भी अच्छे से नहीं निकल रहे थे। लेकिन पार्थ ने रीत को तरफ से अपना मुंह मोड़ते हुए गौरव को ऑर्डर देते हुए कहा, गौरव इससे पहले मेरा गुस्सा और बड़े यहाँ से लेके जाओ इसे। पार्थ ने ये बात चिल्लाते हुए कही, लेकिन रीत अभी भी रोते हुए सॉरी बोल रही थी। गौरव को डर था कि कहीं पार्थ का गुस्सा बढ़ ना जाए, इसीलिए वो जल्दी से वहां से रीत को बाहर लेके चला गया। रीत जाते हुए भी पार्थ से रिक्वेस्ट करती रही को उसे जॉब से न निकाले, उसे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। लेकिन पार्थ का गुस्सा इस वक्त उसके सिर पे चढ़ा हुआ था, इसीलिए उसने रीत की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया। गौरव रीत को केबिन से बाहर लेके आया। सर प्लीज़ आप एक बार सर से कहिए प्लीज़, आपको तो पता है ना मुझे इस जॉब की कितनी ज़रूरत है, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे, कह के रीत फिर से रोने लगी। संजना भी बाहर आके रीत को देखते हुए एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम जैसी स्टूपिड को कैसे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। आखिर पार्थ सर के सामने तुमने रो के खुद को बचा ही लिया, वरना तुम्हें क्या लगता है पार्थ सर तुम्हें इतनी आसानी से जाने देते? तुम्हें तो ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए था, ताकि किसी और कंपनी में जॉब न मिले। लेकिन मगरमच्छ के आंसू दिखा के तुम बहुत सस्ते में छूट गई मिस रीत। लेकिन तुम्हारे किया का भुगतान अब हम भुगतना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट फाइल को फिर से 2 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। कहते हुए संजना खुशी खुशी वहां से चली गई। उसे तो रीत को सबक सिखाना था जो उसने सिखा दिया। अब आगे एम सॉरी 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 एम सॉरी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। डेविड ने सभी लोगों को एक हॉल में इकट्ठा कर दिया था। दिया और बाकी सब भी वहां मौजूद थे, लेकिन स्टेज पर वहां से सभी लोग उन सबको आसानी से देख सकते थे। मीज़ दिया यू हैव ओनली 10 मिनट्स, ये सारा मेस जल्दी क्लियर करो, दानिश ने कहा। दिया आगे बढ़ के स्टेज पे माइक के पास जाने लगती है, तो वो मैनेजर उसी तरफ खड़ा था। दिया के पास आते हुए उसने धीरे से दिया को धमकी देते हुए कहा, ए लड़की आखिरी बार सोच ले, अगर तूने कुछ भी यहाँ मेरे खिलाफ कहा तो तेरा हाल बहुत बुरा होगा। आई एम वार्निंग यू, अगर अपनी खैरियत चाहती है तो चुपचाप यहाँ से वापस लौट जा और जो भी सबूत तेरे पास है वो मुझे दे दे। तुझे मेरी पहुंच के बारे में नहीं पता। उस मैनेजर ने गुस्से से दिया को घूरते हुए देखा तो दिया ने उसे देखते हुए एक तंज भरी मुस्कान लिए लुक देते हुए कहा, दिया, ओ मैं तो डर गई। दिया ने मुंह बनाते हुए कहा। हम कहते हुए दिया आगे बढ़ गई। ये देख मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया। अब उसे डर लगने लगा था। दिया जो माइक के पास आते हुए अपनी जगह पे खड़ी होती है, एक पल के लिए सबको देख उसे घबराहट होने लगती है। डर मत दिया, हिम्मत से काम ले, तेरे पास ये आखिरी चांस है खुद को प्रूव करने का। याद है बाबा ने क्या सिखाया था,
मुश्किलों से डर के नौक पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। हे माता रानी, प्लीज़ जो सोचा है वो हो जाए। आपको तो पता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक बार फिर आपके भरोसे यहाँ सबके सामने खड़ी हूँ। आई नो कि आप मेरा साथ देंगी, सच का साथ देंगी। मन में प्रे करते हुए दिया ने पहले एक नज़र सबकी तरफ देखा और फिर स्टेज पे खड़े लोगों को, पर पता नहीं क्यों उसकी नज़र दानिश पर जाके टिक गई। दानिश भी उसे ही देख रहा था। इतनी देर तक दिया के वहां चुपचाप खड़े रहने से लोगों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें यहाँ इकट्ठा क्यों किया गया है। फिर एक गहरी सांस लेते हुए दिया ने सबको देखते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिया है। मैं भी आप सब की तरह ही यहाँ इस कंपनी में जॉब करती हूँ। जानती हूँ आप सभी को मेरे इंट्रो में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आगे जो मैं कहना चाहती हूँ उसमें ज़रूर होगा। यकौन एक लड़की चाहे कहीं से भी हो, चाहे छोटे शहर से या बड़े शहर से, चाहे वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पर ही क्यों ना हो, लेकिन उसे एक बात का डर हमेशा रहता है, एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है, वो है उसकी सेफ्टी की। और आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे साथ इस कंपनी में एक घटिया इंसान ने मुझे हैरेस करने की कोशिश की है। ये कह के दिया कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन नीचे खड़े सब लोगों में एक बार फिर खुसुर फुसुर शुरू हो गई। जानती हूँ आप सब के मन में बहुत तरीके के सवाल चल रहे होंगे कि मैं ये सब आप लोगों को क्यों बता रही हूँ। मुझे उसकी कंप्लेंट मैनेजमेंट को करनी चाहिए थी, या उस इंसान की कंप्लेंट करनी चाहिए थी। तो मैं यहाँ आप सब के सामने क्या कर रही हूँ, और आप सबको उस इंसान का नाम जानने में की भी क्यूरियोसिटी होगी, है ना? ये सुनते ही वो मैनेजर जो अब तक वहाँ खड़ा था, वो दिया के पास गुस्से में आने लगा। अरे मिस्टर मैनेजर, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी आपको, मैं आपका नाम लेने ही वाली थी। ये कहते हुए दिया ने उसकी तरफ देखा तो मैनेजर उसे गुस्से से घूरने लगा। इस वक्त मैं बोल लूँ, आपको भी अपनी बात रखने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। पहले मैं अपने सबूत दिखा दूं सबको, उसके बाद आप अपनी सफाई देते रहिएगा, हम दिया ने कहा। तो मैनेजर एक बार फिर से अपनी जगह न चाहते हुए भी खड़ा हो गया। आखिर वो इतने सारे लोगों के सामने तो कुछ नहीं कर सकता था। दिया ने एक बार फिर से सबकी तरफ सामने देखा। इस इंसान ने मिस्टर वाडरिया द मैनेजर जी ही वो घटिया इंसान है। इस आदमी ने मुझे आज पहले लिफ्ट में और फिर कॉन्फ्रेंस रूम में मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की, और ये प्रूफ करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। ये कह के दिया सबकी तरफ देखने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, और अच्छे से जानती हूँ कि ये हरकत इस इंसान ने पहली बार नहीं की होगी। इस घटिया आदमी ने पहले भी इस कंपनी की फीमेल एम्प्लॉइज़ को हैरेस जरूर किया होगा, क्योंकि इन जैसे लोगों की हरकतें कभी बदल नहीं सकती। लेकिन मुझे पता चला है कि आज तक इसके खिलाफ किसी ने भी कोई कंप्लेंट नहीं की और न ही इसकी कोई भी ऐसी हरकत किसी के सामने आई है। उल्टा ये इसको इस कंपनी में बहुत ही रिस्पेक्ट पसंद माना जाता है। एंड आई एम श्योर कि इसने जैसे मुझे आज डराने की और धमकाने की कोशिश की है, इसने उसी तरह उन फीमेल एम्प्लॉइज़ को भी इसी तरह डरा के उनकी आवाज़ को दबा दिया होगा। इसीलिए आज तक इसके खिलाफ कोई भी लड़की कंप्लेंट नहीं कर पाई होगी। लेकिन आज मैं उन सब लड़कियों को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। मेरे पास इसके खिलाफ वो सारे सबूत हैं जो इस घटिया इंसान को इसकी असली जगह तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। दिया ने मैनेजर को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, इसे सजा तो मैं पहले ही अपने हाथों से दे चुकी हूँ, और अब बारी कानूनी सजा की है। लेकिन इसने मुझे कहा कि इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो हो सकता है कि ये उन सबूतों के बावजूद भी बच निकले। इसीलिए मैं उन सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अब आगे आएं और इस इंसान के खिलाफ इस केस को और मजबूत बनाएं। ये मौका मैं आप सबको देना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी इस इंसान से अपने साथ किए हुए बदतमीजी का बदला ले सके। वरना आज अगर ये इंसान अपनी पावर का इस्तेमाल करके बच गया, तो आगे चल के इस जैसे और भी लोग हम जैसे लड़कियों को बेझिझक अपना शिकार बनाएंगे।
गर्ल्स, आज अगर आप लोग सामने आके अपने लिए फाइट नहीं किया तो कल को आप लोगों के साथ फिर से यही सब होगा, तब भी क्या आप लोग ऐसे ही चुपचाप सहते रहेंगी? प्लीज़ मेरा साथ दीजिए इसे इसकी असली जगह पहुंचने के लिए। गर्ल्स, टाइम टू वके अप योरसेल्फ, टाइम टू फाइट फॉर योरसेल्फ। मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगी जो इसने मेरे साथ किया है। लेकिन क्या आप लोग वो सब कुछ सह के भी अगर चुप रहना चाहती है तो चॉइस इज योर्स। बस मैं यही कहना चाहती थी। दिया उन सभी लड़कियों को बस ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि उसके पास मैनेजर के खिलाफ सबूत है ताकि वो सामने आके उसके खिलाफ बोलने में घबराए नहीं। इट्स लाइक बहती गंगा में वो भी अपने हाथ धो ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए दिया ये बात बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कह रही थी कि उसके पास सबूत है, बल्कि वो उन लड़कियों को सामने लाके मैनेजर का कैरेक्टर सबके सामने लाना चाहती थी ताकि सबको उसकी बातों पर विश्वास हो जाए। दानिश, ये लड़की इतनी बकवास क्यों कर रही है? बिना वजह के टाइम वेस्ट। आई हेट सच ड्रामाज। डेनिश ने गुस्से से बदबाते हुए कहा। डेविड उसके पास ही खड़ा था इसीलिए उसने उसकी बात सुन ली। डेविड, सर प्लीज़ थोड़ी देर उसकी बात सुन लीजिए। आई नो कि आपको ये सब पसंद नहीं बट प्लीज़, डेविड ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। दिया अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। वो कोई नेता तो नहीं थी और न ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो सिर्फ बोल के लोगों के अंदर सोए हुए आत्मा को जगा दे या उनमें साहस भर दे। शी वॉज सिंपल गर्ल, वो जितना कह सकती थी अपनी तरफ से उसने कह दिया। अब उसका ये एक क्षण का रिएक्शन ही उसकी लास्ट होप थी। अब वो बस प्रे कर सकती थी कि भगवान उन सब को सद्बुद्धि दे ताकि उसने जो सोचा है वो हो जाए। तो मिस दिया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सबको सबूत दिखाओ। टिया ने एटीट्यूड के साथ आगे आते हुए कहा। या फिर ये कहे कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, बस यूं ही हवा में बातें कर रही थी अब तक और बेकार में ही मिस्टर वडारिया पर इल्ज़ाम लगा रही थी। टिया ने अपनी आंखें छोटी करते हुए दिया को देखते हुए कहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मिस्टर वडारिया कितने अच्छे इंसान हैं। आज तक किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट उनके खिलाफ नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत पहले ही ये सब। तभी किसी को एक जोरदार आवाज़ वहां हाल में गूंज गई जिससे सबका ध्यान उस तरफ हो गया। खुराना हाउस। ई रीत की दादी अपने 4 धाम की यात्रा से वापस आ चुकी थी। वो बहुत ही धार्मिक थी, इसीलिए मरने से पहले उनकी इच्छा थी कि वो 4 धाम की यात्रा करे। लेकिन रीत की वजह से वो जाना नहीं चाहती थी। वो अच्छे से जानती थी कि रीत को इस घर में लोग कैसे ट्रीट करते थे, पर फिर भी रीत ने उन्हें जिद करते हुए उन्हें भेज दिया था ताकि वो उसकी वजह से अपना मन मार के अपनी इच्छाओं का न दबाए। लेकिन वापस आके उन्हें पता चला कि रीत तो यहाँ है ही नहीं। रीत की चाची ने उन्हें अपने मुंह से मिर्च मसाला लगाते हुए रीत के बारे में बताया और सारा इल्ज़ाम रीत पर ही लगा दिया। लेकिन रीत की दादी अच्छे से जानती थी कि जरूर इन लोगों ने रीत के साथ कुछ गलत किया होगा, इसीलिए वो यहाँ नहीं है, वरना वो यहाँ से कहीं नहीं जाती। आखिर ये घर उसके माता पिता का है। उन्हें रीत की टेंशन हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने पारुल से रीत के बारे में पूछा तब जाके उनके दिल को तसल्ली मिली। लेकिन अब वो शांत नहीं रहने वो थी। मुझे कुछ करना होगा, मैं अपनी बच्ची को अब और इस तरह नहीं छोड़ सकती। मुझे मिस्टर वालिया से बात करनी होगी। उन्होंने खुद आके मुझसे मेरी बच्ची का हाथ मांगा था, तो अब उन्हें अपना वादा पूरा करना होगा। मैं कल ही वालिया मैंशन जाएंगी, अपनी बच्ची को उसका हक दिला के रहूंगी। मेरे मरने से पहले मैं अपनी बच्ची को खुश देखना चाहती हूँ। हे भगवान, बहुत दुख झेला है मेरी बच्ची ने अब और नहीं, प्लीज़ उसकी लाइफ में भी खुशियाँ भर दो। यहाँ तो उसे सिर्फ दुख मिला है और मैं अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए। कहके हुए वो भगवान के आके बैठ के रीत और उसके भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। वालिया इंडस्ट्री। रीत अपने केबिन में बैठी हुई थी। वो अभी भी रो रही थी। ठीक उसके सामने गौरव भी वहां बैठा हुआ था। वो कब से रीत को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सुबकते हुए उससे कह रही थी, जीजू क्या कोई रास्ता नहीं है? मैं कुछ भी करूंगी, मैं भी वो फाइल कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी।
आप तो जानते हैं ना, मैंने कॉलेज में बहुत से असाइनमेंट्स बच्चों के तैयार किया हुए हैं। मैं रात भर जाग के फाइल खुद कंप्लीट कर दूंगी। प्लीज़ जीजू मेरी जॉब बचा लीजिए। प्लीज़, रोते सुबकते हुए रीत गौरव से कह रही थी। फाइल को बात सुनते ही गौरव को कुछ याद आया तो वो उठ के जल्दी से बाहर चला गया। उसे जाता देख रीत उदास हो गई। थोड़ी देर में जब गौरव वापस आया तो उसके हाथ में एक फाइल थी। रीत, तुम्हारे पास बस आज रात तक का वक्त है। ये वो फाइल है जिस पे तुमसे जूस गिरा था। ये पूरी तरह से डैमेज नहीं हुई है, देखो अगर तुम इसे फिर से ठीक कर सको तो तुम्हारी जॉब बच सकती है। अब यही हमारी लास्ट होप है, क्योंकि दूसरी फाइल कंप्लीट करना एक रात में इम्पॉसिबल है। अब यही हमारी लास्ट होप है। ये सुनते ही रीत ने गौरव के हाथों से फाइल लेते हुए उसे चेक करने लगी। उसे देखते हुए रीत ने गौरव को देखते हुए कहा, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ जीजू, इसमें सारे पेजेस खराब नहीं हुए हैं। मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, इसीलिए ये सारा काम मैं एक रात में कर सकती हूँ। मैंने पहले भी किया है ये सब, और ये फाइल मैंने भी बनवाई थी, इसीलिए मुझे इसके कंटेंट के बारे में अच्छे से पता है। मैंने इसे एक बार रेड भी कर रखा है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में जानती हूँ मैं। वेरी गुड, देरी किस बात की, शुरू हो जाओ और सर को प्रूफ कर दो कि उन्होंने तुम्हें ये जॉब देके कोई गलती नहीं की। कहते हुए गौरव ने उसके कंधों को थपथपाया और उसके सिर को हल्का सहलाया और बाहर चला गया। रीत वही बैठ के पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में लग गई। चैप्टर 58 पार्थ मॉम। जीजू, क्या कोई रास्ता नहीं है? मैं कुछ भी करूंगी, मैं भी वो फाइल कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप तो जानते हैं ना, मैंने कॉलेज में बहुत से असाइनमेंट्स बच्चों के तैयार किया हुए हैं। मैं रात भर जाग के फाइल खुद कंप्लीट कर दूंगी। प्लीज़ जीजू मेरी जॉब बचा लीजिए। प्लीज़, रोते सुबकते हुए रीत गौरव से कह रही थी। फाइल को बात सुनते ही गौरव को कुछ याद आया तो वो उठ के जल्दी से बाहर चला गया। उसे जाता देख रीत उदास हो गई। थोड़ी देर में जब गौरव वापस आया तो उसके हाथ में एक फाइल थी। रीत, तुम्हारे पास बस आज रात तक का वक्त है। ये वो फाइल है जिस पे तुमसे जूस गिरा था। ये पूरी तरह से डैमेज नहीं हुई है, देखो अगर तुम इसे फिर से ठीक कर सको तो तुम्हारी जॉब बच सकती है। अब यही हमारी लास्ट होप है, क्योंकि दूसरी फाइल कंप्लीट करना एक रात में इम्पॉसिबल है। अब यही हमारी लास्ट होप है। ये सुनते ही रीत ने गौरव के हाथों से फाइल लेते हुए उसे चेक करने लगी। उसे देखते हुए रीत ने गौरव को देखते हुए कहा, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ जीजू, इसमें सारे पेजेस खराब नहीं हुए हैं। मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, इसीलिए ये सारा काम मैं एक रात में कर सकती हूँ। मैंने पहले भी किया है ये सब, और ये फाइल मैंने भी बनवाई थी, इसीलिए मुझे इसके कंटेंट के बारे में अच्छे से पता है। मैंने इसे एक बार रेड भी कर रखा है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में जानती हूँ मैं। वेरी गुड, देरी किस बात की, शुरू हो जाओ और सर को प्रूफ कर दो कि उन्होंने तुम्हें ये जॉब देके कोई गलती नहीं की। कहते हुए गौरव ने उसके कंधों को थपथपाया और उसके सिर को हल्का सहलाया और बाहर चला गया। रीत वही बैठ के पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में लग गई। अब आगे ई वालिया मेंशन। पार्थ आज गुस्से में था, इसीलिए ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुन के पार्थ जल्दी से भागते हुए अंदर चला जाता है। सामने का नज़ारा देख के उसकी आंखें बड़ी हो जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ, पार्थ ने चिल्लाते हुए कहा। तो सामने जहाँ सभी स्टाफ मेंबर्स किसी को घेरे खड़े थे, वो साइड है जाते हैं। क्या हुआ आपको मॉम, आप ठीक तो है न? कहते हुए पार्थ ने कविता जी के पास भागते हुए आता है। कविता जी जो अभी इस वक्त दर्द से तड़प रही थी, उनका हाथ जो आधा जल चुका था, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। उनसे कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था, बस अपना हाथ पकड़े रो रही थी। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, पार्थ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। पार्थ बेटा पता नहीं ये सब कैसे हो गया। कविता किचन में थी, तभी पता नहीं कैसे कुकर ब्लास्ट हो गया। मामी जी ने रोते हुए अपने कविता जी की तरफ देखते हुए कहा। वॉट? पार्थ का गुस्सा इस वक्त ये सुन अपने आप से बाहर हो चुका था।
लेकिन इस वक्त उसके लिए कविता जी की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी थी। मॉम, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी, मैं हूं ना, कहते हुए पार्थ ने कविता जी को अपनी गोद में उठाते हुए जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इस वक्त घर पर सिर्फ मामी जी ही थी और कोई भी अभी तक घर नहीं आया था। आधे घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल में कविता जी डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में थी। डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं पता, जल्द से जल्द मेरी मॉम का इलाज करो, उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। गॉट इट, पार्थ ने लगभग ऑर्डर देते हुए धमकी भरे लहजे में डॉक्टर से कहा। उसकी बात सुन के तो डॉक्टर के माथे पे पसीना आ गया। वो कैसे भूल सकता था कि पार्थ वालिया का गुस्सा पूरा शहर जनता है। सर, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है, उन्हें कुछ ही मिनटों में रिलीफ मिल जाएगा और बाकी प्रोसीजर भी चल रहा है। अब जलने में थोड़ी तकलीफ तो होती है ना, डॉक्टर ने डरते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मॉम को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता, जो करना है जल्दी करो, कहते हुए पार्थ रूम से बाहर चला गया। उससे कविता जी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। पार्थ ने रूम से बाहर आके खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस लेते हुए अपना फ़ोन निकालते हुए अपने डैड को कॉल करके सब बता दिया। अभी तक उसे कविता जी के सिवाय किसी और बात का ख्याल ही नहीं रहा। उसके बाद वो वही पास में पड़े बेंच पर बैठ गया। उसके पिछले जन्म में उसने कविता जी को बहुत तकलीफ दी थी। हर बार उनकी इंसल्ट, उन्हें नीचा दिखाया था, लेकिन फिर भी कविता जी हमेशा एक माँ की तरह ही, अपने बाकी बच्चों की ही तरह उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करना नहीं भूलती थी। पार्थ को याद है कि पिछले जन्म में कविता जी एक बार सीढ़ियों से गिर गई थी, उनके पैरों में बहुत बुरी तरह चोट आई थी। उस वक्त भी घर पर ऐसे ही कोई नहीं था। पार्थ को जब पता चला तो उसने उन्हें तकलीफ में देख उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। कविता जी दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। उनकी पैर की हड्डी क्रैक हो चुकी थी। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करने को कहा। उस वक्त कोई भी नहीं था, इसीलिए एज अ फैमिली मेंबर उसे ही कंसेंट फॉर्म पर साइन करना था। क्योंकि सौरभ जी भी शहर से बाहर थे, ऋषि भी एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया था। पार्थ ने फॉर्म पर साइन तो कर दिया, लेकिन ऑपरेशन के वक्त वो वहां मौजूद नहीं था। कृति और व्योम ही हॉस्पिटल में पूरी रात अपनी मां के लिए हॉस्पिटल रुके थे। पार्थ को सौम्या ने अपनी बीमारी का बहाना बना के अपने पास बुला लिया था, और उस समय पार्थ के लिए तो सौम्या से बढ़ के कोई भी इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था न। पेंसिव फेस, अनअम्यूज्ड, इसीलिए वो अपनी मॉम को छोड़ वहां सौम्या के पास चला गया, बल्कि उस वक्त उसकी मॉम को उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। दरअसल पिछले जन्म में कविता जी के साथ जो हुआ और इस जन्म में भी कविता जी की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पार्थ की मामी जी थी। उन्हीं के कहने पर सौम्या ने पार्थ को अपने पास बुलाया था। आखिर चाहते तो दोनों ही पार्थ की बर्बादी ही थे, तो एक दूसरे का साथ तो देना ही था। सौम्या भी पूरी कोशिश करती थी पार्थ को उसकी फैमिली से दूर रखने में। मामी जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पार्थ बिल्कुल भी अपने परिवार के करीब जाए या उसके मन में उनके लिए कोई भी सहानुभूति हो, वरना पार्थ के पैसे और पावर का इस्तेमाल वो लोग कैसे कर पाते। कविता जी पार्थ की मामी की नज़रों में हमेशा से खटकती आई है। उन्हें हंसता मुस्कुराता देख वो जल भून के रख हो जाया करती थी, और पिछले कुछ दिनों से तो कविता जी बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि पार्थ धीरे धीरे अपने परिवार को अपनाने लगा था। उन्हें अब विश्वास होता का रहा था कि पार्थ जल्द ही उन्हें भी अपना लेगा, और यही खुशी मामी जी को देखी नहीं गई। वैसे तो पार्थ को अभी मामी जी की करतूत के बारे में भनक नहीं है। पार्थ ने गिल्टी फील करते हुए कुछ देर खुद को कोसा और फिर अंदर रूम में कविता जी के पास चला गया। इंजेक्शन की वजह से कविता जी इस वक्त शांत थी और सोई हुई थी। डॉक्टर्स ने पार्थ को उनका ध्यान रखने के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर चले गए। पार्थ धीरे से जाके कविता जी के पास बैठ गया और गौर से उनके चेहरे को निहारने लगा। उनके चेहरे इस वक्त आंसुओं के निशान दिखाई दे रहे थे। कविता जी की शक्ल पार्थ को माँ से थोड़ी मिलती जुलती थी। आखिर वो उनकी बहन थी। बचपन में जब तक मामी जी नहीं आई थी तब तक पार्थ अपनी मासी यानी कविता जी जो अब उसकी मॉम है उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया।
एक बार फिर से अपनी गलतियों को याद करते हुए पार्थ की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंदर इतना गिल्ट था कि अब कुछ भी कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं बचे थे जिनका इस्तेमाल कर वो अपने गलतियों को माफ़ी मांग सके। वो वैसे ही कविता जी के ऊपर अपना सिर रख के उन्हें हल्का सा हक करके रोने लगा। आई एम सॉरी माँ, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मेरी गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है। आई हर्ट यू अ लॉट बट स्टिल आई बेग यू। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे माफ़ करो, पर मैं आपको फिर से वैसे ही प्यार करना चाहता हूँ जैसे बचपन में करता था। जैसे आप मुझे प्यार करती थी, मैं आपका वही दुलार फिर से महसूस करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप जल्दी ठीक हो जाए। आई प्रॉमिस इस बार आपका ये बेटा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। आई लव यू मॉम, आई लव यू सो मच। कहते हुए पार्थ ने कविता जी के माथे पे किस किया और उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके अपने आंसुओं को साफ करते हुए रूम से बाहर चला गया। पार्थ को ये नहीं पता था कि उसकी ये सारी बातें कोई सुन रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि सौरभ जी उसके पापा थे। कविता जी की खबर मिलते ही वो जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल आए। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर आने वाले थे, उन्होंने पार्थ का कविता जिनको गले लगा के अपने दिल की बात कहते हुए सुना तो उनके कदम वहीं रुक गए। और जब पार्थ बाहर जाने लगा तो वो वही दरवाजे के पीछे चुप गए। शायद वो पार्थ को ये नहीं बताना चाहते थे कि उन्होंने उसकी सारी बातें सुन ली। तुम सही थी कविता, तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हारा प्यार जीत गया। देखो आज हमारा बेटा पूरी तरह से हमें एक्सेप्ट कर चुका है। अब तुम जल्दी से होश में आ जाओ, फिर अपनी आंखों से और अपने कानों से खुद अपने बेटे के मुंह से अपने लिए माँ सुनना। मुझे पता है तुम्हें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। मैं भी तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी देखना चाहता हूँ। सौरभ जी को तो इस वक्त बहुत खुशी हो रही थी। वो वहीं बैठ के कविता जी के होश में आने का इंतजार करने लगे। लेकिन कविता जिनको तो अब कल सुबह ही होश आने वाला था। इधर रीत पूरी रात जागते हुए फाइल कंप्लीट करने में लगी हुई थी, क्योंकि ऑफिस में उसे वो सारी चीज़ रसीली मिल जाती जिससे वो फाइल जल्दी कंप्लीट कर सकती थी। वो आज घर भी नहीं गई थी। पारुल भी आज घर नहीं आने वाली थी, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए उसे हॉस्टल में ही रुकना पड़ा था। गौरव रुक के रीत को मदद तो करना चाहता था, लेकिन कविता जी के बारे में जान के वो भी हॉस्पिटल चला गया था सौरभ जी को लेकर, जो पार्थ ने ही उसे कहा था। इसीलिए पूरे ऑफिस में रीत अकेली थी। हालांकि उसे अकेले डर लगता था, लेकिन आज तो उसके पास अपने डर के बारे में भी सोचने का टाइम नहीं था। उसके लिए आज रात का हर एक वक्त कीमती था, जिस पे उसका फ्यूचर डिपेंड करता था। रीत बहुत मेहनती थी। हार्ड वर्क करने से वो कभी पीछे नहीं हटती थी। पूरी शिद्दत के साथ वो अपने काम में लगी हुई थी। सिंघानिया इंडस्ट्री जीईई। बस बहुत हुआ मिस दिया, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाई, वरना हमारा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दानिश ने दिया के पास आते हुए कहा। जी सर, वो मेरे पास। दानिश की बात सुन दिया को अब डर लगने लगा था, उसे अपना प्लान फेल होता दिखाई दे रहा था। दिया, तुम इससे पहले को कोई कुछ भी आगे कहता, एक लड़की ने आगे आते हुए कहा। इससे पहले कि मीज़ दिया की सबूत पेश करें, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सर, मुझे भी मिस्टर वडारिया के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। उन्होंने मुझे भी हैरेस किया है। उसका ये स्टेटमेंट सुन सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। दिया के फेस पर ये सुन स्माइल आ गई और उसने माता रानी को ध्यानायत दिया कि तभी एक एक करके और भी फीमेल कॉलीग सामने आने लगी। वो सभी मैनेजर की गंदी नीयत की शिकार बनी थी। उन सब को अपने खिलाफ आवाज़ उठाता देख अब मैनेजर को दिन में तारे नजर आने लगे थे। दानिश ने तुरंत डेविड को कह के पुलिस को बुला लिया और मैनेजर के खिलाफ कंप्लेंट करवाए। पुलिस तो तभी आ चुकी थी जब दिया ने मैनेजर की करतूत के बारे में बताया था। पुलिस ने सबके स्टेटमेंट लेने के बाद दिया से सबूत मांगा जो मैनेजर के खिलाफ था। तब दिया ने कहा कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जहां उसके साथ ये सब हुआ वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। उसने ये सब इसीलिए किया ताकि बाकी लड़कियां भी आगे आके उसके की कंप्लेंट लिखवाए और वादरिया को असलियत सबके सामने आ सके। दिया का ये मास्टर प्लान सुन के तो सभी हैरान रह गए। कितनी चालाकी से उसने वडारिया को सबक भी सिखा दिया और खुद को इनोसेंट भी साबित कर दिया और बाकी लड़कियों को भी इंसाफ दिला दिया।
कहीं न कहीं दानिश भी आज दिया की इस एक्शन से इम्प्रेस हो गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे से शो नहीं होने दिया। सभी लोग दिया के लिए ताली बजाने लगे। दानिश ने अपनी कंपनी में सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ एक अलग से मैनेजमेंट बनाने के ऑर्डर्स दिया और ये भी एश्योर किए कि कंप्लेंट करने वाले पर्सन की एडहाइड रखी जाएगी, ताकि कोई भी किसी की भी कंप्लेंट करने से डर न। हाँ, लेकिन कंप्लेंट के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कंप्लेंट करने वाले इंसान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इस बात का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। आखिर क्या मोड़ लेगी पार्थ और रीत की कहानी? कैसे होंगे दोनों एक? चैप्टर 59 पार्थ बड़ा भाई रीत का भूत से डर। दिया, तुम इससे पहले को कोई कुछ भी आगे कहता, एक लड़की ने आगे आते हुए कहा। इससे पहले कि मीज़ दिया की सबूत पेश करें, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सर, मुझे भी मिस्टर वडारिया के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। उन्होंने मुझे भी हैरेस किया है। उसका ये स्टेटमेंट सुन सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। दिया के फेस पर ये सुन स्माइल आ गई और उसने माता रानी को ध्यानायत दिया कि तभी एक एक करके और भी फीमेल कॉलीग सामने आने लगी। वो सभी मैनेजर की गंदी नीयत की शिकार बनी थी। उन सब को अपने खिलाफ आवाज़ उठाता देख अब मैनेजर को दिन में तारे नजर आने लगे थे। दानिश ने तुरंत डेविड को कह के पुलिस को बुला लिया और मैनेजर के खिलाफ कंप्लेंट करवाए। पुलिस तो तभी आ चुकी थी जब दिया ने मैनेजर की करतूत के बारे में बताया था। पुलिस ने सबके स्टेटमेंट लेने के बाद दिया से सबूत मांगा जो मैनेजर के खिलाफ था। तब दिया ने कहा कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जहां उसके साथ ये सब हुआ वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। उसने ये सब इसीलिए किया ताकि बाकी लड़कियां भी आगे आके उसके की कंप्लेंट लिखवाए और वादरिया को असलियत सबके सामने आ सके। दिया का ये मास्टर प्लान सुन के तो सभी हैरान रह गए। कितनी चालाकी से उसने वडारिया को सबक भी सिखा दिया और खुद को इनोसेंट भी साबित कर दिया और बाकी लड़कियों को भी इंसाफ दिला दिया। कहीं न कहीं दानिश भी आज दिया की इस एक्शन से इम्प्रेस हो गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे से शो नहीं होने दिया। सभी लोग दिया के लिए ताली बजाने लगे। दानिश ने अपनी कंपनी में सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ एक अलग से मैनेजमेंट बनाने के ऑर्डर्स दिया और ये भी एश्योर किए कि कंप्लेंट करने वाले पर्सन की एडहाइड रखी जाएगी, ताकि कोई भी किसी की भी कंप्लेंट करने से डर न। हाँ, लेकिन कंप्लेंट के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कंप्लेंट करने वाले इंसान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इस बात का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। अब आगे एम सॉरी 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 एम सॉरी। सौरभ जी कविता जी के साथ हॉस्पिटल रूम में ही रुके हुए थे। पार्थ को उन्होंने वापस घर भेज दिया था, हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, पर हॉस्पिटल में एक से ज़्यादा लोग नहीं रुक सकते थे और फिर घर पर कृति, व्योम और ऋषि को भी तो संभालने के लिए किसी को होना ही चाहिए था। अपनी माँ के बारे में जानकर आखिर वो तीनों कैसे शांत रह पाते, और हुआ भी ऐसा ही था। जब तीनों को पता चला था तो तीनों ही जिद करने लगे थे हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन पार्थ ने ये कहकर शांत करवा दिया कि रात को माँ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सुबह जाके हम उनसे मिल लेंगे। इस बार पार्थ अपने बहन भाइयों को संभालने के लिए मौजूद था। वो पल भी उसके लिए बहुत प्यारा था जब तीनों ने कविता जी के बारे में जान के अपनी आंखों में आंसुओं के साथ पार्थ को एक साथ हग कर लिया था। पार्थ के लिए वो फीलिंग बहुत स्पेशल थी। उसके तीनों भाई बहन उसके कंधे पर सिर रख के अपने दुख को हल्का महसूस कर रहे थे। पार्थ ने उनके सिर को प्यार से सहलाते हुए उस पल पार्थ ने खुद से वादा किया को अपने इस परिवार की आंखों में कभी भी गम के आंसू नहीं आने देगा। उन सब को ऐसे गले लगा देख और पार्थ को इन्हें ऐसे संभालते देख मामी जी उन्हें ऊपर से खड़े होके देख रही थी। पार्थ को अपने परिवार के करीब आता देख उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गुस्से में उन्होंने कविता जी के साथ वो सब कर तो दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पार्थ जो कविता जी से बात भी नहीं करता था वो अचानक से उन्हें मॉम कहने लगेगा और उनकी परवाह करने लगेगा। ऐसा करके शायद उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, पार्थ हमारी मुट्ठी से निकल गया तो हमारा क्या होगा। सौम्या भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आजकल हो क्या रहा है।
ऐसे ही दिल में कुढ़ते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। भाई क्या सच में मॉम को बहुत ज़्यादा चोट आई है? कृति ने रोते हुए कहा। नहीं बच्चा, बस हाथों पर ही थोड़ा सा जला है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने उन्हें इंजेक्शन दिया है जिससे अब सुबह ही उनकी नींद खुलेगी। इसीलिए अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर डैड भी तो है ना वहाँ हम। इसीलिए अभी डिनर करके आराम से सो जाओ क्योंकि मॉम भी अब ठीक है। भाई मैंने सुना है कि जलने का दर्द दुनिया में नंबर 1 पर आता है। मॉम को भी तो क्या इतना ही दर्द? व्योम इससे पहले कुछ और करता, पार्थ ने उसे आंख दिखा के चुप करा दिया क्योंकि उसके ऐसा बोलने से कृति डरने लगी थी। व्योम मॉम अब ठीक है, अब बातें बनाना बंद करो और चल के खाना खाओ, पार्थ ने ऑर्डर देते हुए कहा। व्योम कुछ और बोलने वाला था कि पार्थ ने कहा नो मोर क्वेश्चंस, तो मुंह बनाते हुए तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ पार्थ के साथ बैठ के अपना अपना डिनर करने लगे। उसके बाद तीनों अपने रूम में चले गए। भाई मैं डैड के लिए भी खाना लेके चला जाओ हॉस्पिटल, ऋषि ने कहा। तभी बाहर से गौरव भी वहां आ गया। पार्थ ने उसे भी साथ में बैठ के डिनर करने को कहा। क्योंकि गौरव भी आज वापस अपने घर नहीं गया था तो उसने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा, पार्थ जनता था। ऋषि कल तुम्हारी मीटिंग है, तुम्हें उसकी तैयारी भी करनी होगी, इसीलिए डैड को खाना गौरव घर वापस जाते समय हॉस्पिटल में दे देगा। तुम अपनी मीटिंग की तैयारी करो क्योंकि डैड भी कल तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे, इसीलिए कल गौरव तुम्हारे साथ वहां होगा। ऐसी मीटिंग्स का उसे अच्छे से एक्सपीरियंस है। इन्वेस्टर्स तुम पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम बस खुद पर विश्वास रखना और अगर कुछ पूछना हो तो गौरव होगा ही, वरना मुझे भी कॉल कर लेना। वैसे मुझे पता है कि तुम सब संभाल लोगे। अपना खाना खाते हुए पार्थ ने कहा। मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा भाई, ऋषि ने कहा पार्थ की तरफ देखते हुए विश्वास से कहा। तो पार्थ ने भी अपना सिर हिला दिया। कृति, व्योम और ऋषि तो अपने अपने कमरे में जाके सो गए थे, लेकिन पार्थ को आज नींद नहीं आ रही थी। आज का उसका दिन कुछ अच्छा नहीं गया था। पहले ऑफिस में रीत से फाइल खराब हो गई जिसकी वजह से गुस्से में उसने रीत को भी जॉब से निकल दिया। खैर उस बात का गुस्सा तो उसके अंदर अभी भी था क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसके लिए सच में बहुत इम्पोर्टेंट था। और रीत से इतनी बड़ी गलती होने के बाद वो उसे छोड़ तो नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वो उसी रूल्स के खिलाफ होता जो रूल्स उसने खुद अपनी लाइफ में अपने बिजनेस और वर्क प्लेस को लेकर सेट किए थे। फिर घर आने के बाद आज मॉम के साथ इतना बड़ा हादसा। कुछ भी हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों पार्थ को कुछ तो खटक रहा था जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ सोचते हुए उसने किसी को कॉल किया और फिर जाके बाद पे लेट गया। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। लेकिन इधर रीत को आंखों से आज नींद कोसों दूर थी। रात के 12 बज रहे थे। उसे न तो टाइम की फिक्र थी और न ही भूख की, उसे बस अपने काम की चिंता थी। वैसे ये पहली बार नहीं था जब वो भूखी ऐसे काम कर रही थी, पहले भी वो बहुत बार भूखी रह चुकी थी। कई बार कोई गलती होने पर रीत की चाची उसे सजा के तौर पे रात को खाना नहीं देती थी, या फिर कभी कभी खाना ही नहीं बचता था। इसीलिए ये कह सकते हैं कि उसे आदत थी भूखे रहने की। रीत अपना काम कर रही थी कि तभी अचानक से लाइट चली गई। ये देख रीत एक पल के लिए डर गई, क्योंकि उसे अंधेरे से डर जो लगता था। रीत ने हिम्मत काले अपने फ़ोन को लाइट ऑन की। हे भगवान जी, अब ये फाइल कैसे पूरी होगी? ये तो लाइट ही चली गई। प्लीज़ कान्हा जी कोई चमत्कार कीजिए, बस आज रात के लिए लाइट द दीजिए ताकि मेरी नौकरी बच जाए प्लीज़, रीत ने प्रार्थना करते हुए कहा। तभी उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी जो सुन रीत और डर गई। अब ये किस चीज़ की आवाज़ है? कहीं कोई भूत वूत तो नहीं? नहीं नहीं रीत, ये क्या कह रही है तू? दादी कहती है ना कि भूत वूत कुछ नहीं होता। तो भूत तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर कैसे? रीत ने खुद से ही सोचते हुए कहा। हाँ, हवा से गिर गया होगा कुछ। रीत ने खुद को ही अपने मन में बहाना बनाते हुए समझने की कोशिश की, क्योंकि डर तो उसे लग रहा था। क्या मुझे बाहर जाके देखना चाहिए? रीत ने सोचा। जाना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये लाइट का क्या माजरा है। चल रीत, राम जी का नाम ले तो हनुमान जी तेरे साथ है।
कहते हुए रीत हिम्मत करते हुए केबिन से बाहर जाने लगती है। तभी उसे कुछ और गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनते ही वो डरते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिहु लोक उजागर। दादी कहती है हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत पास नहीं आते। दादी आज आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी रीत को के उसका मुंह रोने जैसा हो जाता है। रीत तुझे क्या ज़रूरत थी यहाँ ऑफिस में रुक के काम करने की, घर पर जाके भी तू ये कर सकती थी ना। अब कहीं जॉब बचाने के चक्कर के ये भूत अंकल या फिर आंटी कहीं अपना डिनर समझ के मुझे ही ना खा जाए। ये सोचते ही रीत एक बार फिर से जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। साथ ही साथ वो आगे भी बढ़ रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ से टकरा जाती है जिससे उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है और वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्या लगता है कौन है ऑफिस में? कहीं रीत पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? चैप्टर 60 वो बचेगा नहीं। और भी उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी जो सुन रीत और डर गई। अब ये किस चीज़ की आवाज़ है? कहीं कोई भूत वूत तो नहीं? नहीं नहीं रीत, ये क्या कह रही है तू? दादी कहती है ना कि भूत वूत कुछ नहीं होता। तो भूत तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर कैसे? रीत ने खुद से ही सोचते हुए कहा। हाँ, हवा से गिर गया होगा कुछ। रीत ने खुद को ही अपने मन में बहाना बनाते हुए समझने की कोशिश की, क्योंकि डर तो उसे लग रहा था। क्या मुझे बाहर जाके देखना चाहिए? रीत ने सोचा। जाना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये लाइट का क्या माजरा है। चल रीत, राम जी का नाम ले तो हनुमान जी तेरे साथ है। कहते हुए रीत हिम्मत करते हुए केबिन से बाहर जाने लगती है। तभी उसे कुछ और गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनते ही वो डरते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिहु लोक उजागर। दादी कहती है हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत पास नहीं आते। दादी आज आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी रीत को के उसका मुंह रोने जैसा हो जाता है। रीत तुझे क्या ज़रूरत थी यहाँ ऑफिस में रुक के काम करने की, घर पर जाके भी तू ये कर सकती थी ना। अब कहीं जॉब बचाने के चक्कर के ये भूत अंकल या फिर आंटी कहीं अपना डिनर समझ के मुझे ही ना खा जाए। ये सोचते ही रीत एक बार फिर से जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। साथ ही साथ वो आगे भी बढ़ रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ से टकरा जाती है जिससे उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है और वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब आगे ई एम सॉरी 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 एम सॉरी। रीत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रीत क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? कहते हुए गौरव ने अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट को रीत के फेस पर किया और उसके दोनों कानों से उसके हाथ हटाया। रीत, जिसे डर के मारे ना कुछ सुनाई दे रहा था और अपनी आंखें भी उसने बंद करके बस कहे जा रही थी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। भूत जी प्लीज़, मैं अभी मरना नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेके मत जाओ प्लीज़। लाउडली क्राइंग। रीत लगातार बिना रुके ये बात कहे जा रही थी। उसकी ऐसी हालत देख गौरव एक पल के लिए हैरान रह जाता है और फिर खुद को हंसने से नहीं रोक पाता। हा, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। हंसते हुए गौरव वही जमीन पर बैठ जाता है। उसने फ़ोन भी अपना नीचे रख दिया था, जिससे उसकी फ्लैश लाइट सीधे सीलिंग पे पड़ते हुए रिफ्लेक्शन से थोड़ी सीधी लाइट दे रहा था, जो की वजह से अब हल्का हल्का वहां दिखाई देने लगा था। रीत जब किसी के हंसने की आवाज़ सुनी है तो अपनी आंखें खोल के सामने देखती है तो गौरव को बुरी तरह हंसता देख उसका मुंह बन जाता है। जीजू आप यहाँ, ये आप ही है ना, कोई भूत तो नहीं ना? रीत ने गौरव से पूछते हुए कन्फर्म किया। अरे मेरी भोली साली साहिबा, ये मैं ही हूँ, कोई भूत नहीं। और तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? तुम ऐसे, कोई इतना भूत से कैसे डर सकता है भला? जबकि भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन तुम्हें देख के तो, जीजू वो सब छोड़िए और इस लाइट का कुछ कीजिए। रीत ने तुरंत गौरव को बात को पलटते हुए कहा। वो समझ गई थी कि गौरव इस वक्त उसका मजाक उड़ाते के मूड में है।
इसीलिए वो उसका ध्यान वापस सिचुएशन पर लाती है। जीजू थैंक यू, आप वापस आ गए। प्लीज़ कुछ कीजिए इस लाइट का। रीत ने कहा। वेतन, मैं अपना काम कैसे करूंगी? गौरव ने एक गहरी सांस हुए रीत को उसका हाथ पकड़ते हुए नीचे से उठाया और फिर गार्ड को कॉल करके लाइट चेक करने को कहा। 15 मिनट बाद लाइट फिर से वापस आ गई। हम लो, तुम्हारी लाइट भी वापस आ गई। केबिन में वापस आते ही रीत फिर से अपनी फाइल खोल के बैठ गई। ये देख गौरव ने फाइल बंद करते हुए कहा, पहले खाना उसके बाद गाना। रीत, गाना? ये क्या कह रहे हो जीजू, गाना कहाँ से आ गया बीच में, मैं तो काम कर रही थी न। गौरव, अरे हाँ, वो लाइन में फिट नहीं बैठ रहा था तो मैंने ये जोड़ दिया। गौरव ने एक थैले से लंच बॉक्स निकलते हुए हल्का मजाक करते हुए कहा। लेकिन अब चलो पहले कुछ खा लो, उसके बाद बाकी का काम करना। गौरव ने रीत को जबरदस्ती लाके चेयर पे बिठा दिया और उसके आगे खाना रख दिया। तब तक तुम खाओ, मैं काम करता हूँ। और आप? रीत ने पूछा। गौरव, मैंने खा लिया है। रीत ने खाना खाते हुए कहा। जीजू, ये खाना आप कहाँ से लाए? ये तो घर का बना हुआ लग रहा है। क्या आपने बनाया है ये? अरे नहीं नहीं, मैं इतना अच्छा भिब खाना नहीं बनाता। ये तो सर के घर का खाना है। ये सुन जो रीत चाव से कहा रही थी, अचानक उसके खांसी आने लगी। गौरव, रीत, ध्यान से कहते हुए गौरव ने उसे पानी दिया। रीत पानी पीने के बाद गौरव को देखते हुए, ये आप कह के रहे हैं जीजू? क्या सच में ये सर के घर का खाना है? तो क्या सर को पता है कि मैं यहाँ हूँ? और क्या उन्होंने? कहते हुए रीत बीच में रुक गई। क्या कह रही है रीत? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि सर तेरे लिए खाना भेजेंगे? पागल कही कि तू, आखिर उनकी है कौन? और आज जो हुआ उसके बाद तो वो शायद मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। इसीलिए तो उन्होंने मुझे जॉब से निकल दिया। सोचते हुए रीत उदास हो गई। रीत को ऐसे देख गौरव ने कहा, नहीं रीत, सर को तो पता भी नहीं है कि तुम आज ऑफिस में रुक के फाइल कंप्लीट कर रही हो। एक्चुअली आज सर की मॉम के साथ। गौरव ने सारी बात रीत को बता दी। रीत, क्या हश्ड फेस? अब वो ठीक तो है न जीजू? उन्हें ज़्यादा चोट आई है क्या? सर और उनकी फैमिली बहुत परेशान होंगे न। मैं समझ सकती हूँ कि जब कोई अपना तकलीफ में होता है तो कैसा लगता है। मेरे विवान को भी देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है। रीत हाथ जोड़ते हुए भगवान से पार्थ को मॉम के लिए प्रार्थना करती है। ये देख गौरव के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। यही वजह थी कि इतने काम टाइम में भी रीत की मासूमियत ने उसका दिल जीत लिया था। वो भी पारुल को ही तरह उसकी फिक्र करने लगा था। अच्छा चलो, अब टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं। जीजू, आप पहले ही थके हुए लग रहे हैं। फिर आपको सुबह भी उठ के ऑफिस आके काम करना है। इसीलिए आप यही आराम कर लीजिए, मैं कर लूँगी, हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ आप आराम कर लीजिए। गौरव, लेकिन। रीत, लेकिन वेकिन कुछ नहीं जीजू। आप आराम कर रहे हैं बस। आप यहाँ हैं मेरे लिए, वही काफ़ी है, मुझे डर नहीं लगेगा। एंड ट्रस्ट में, सच में मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर बताएंगी, पक्का। रीत की बात मान के गौरव वही सो गया। वैसे भी रीत ने सही ही कहा था, वो आज काफ़ी थक गया था। हॉस्पिटल में इधर उधर भाग के डॉक्टर के पीछे दवाई लाना वगैरह वगैरह, इन सब ने उसे बहुत थका दिया था। और फिर कल दोबारा से उसे ऑफिस आना था। गौरव को शायद ही कभी छुट्टी मिलती होगी। पार्थ की एसेंस में तो उसका काम डबल हो जाता थे, जिसकी वजह से उसे ठीक से सोने का भी वक्त नहीं मिलता था। लेकिन तब भी वो अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था, बिना किसी शिकायत के। मॉर्निंग टाइम, सूरज का चेहरा, सूरज का चेहरा, सूरज का चेहरा, सूरज का चेहरा। सुबह सुबह चारों भाई बहन जल्दी से तैयार होके हॉस्पिटल के लिए निकल गए। आखिर उन्हें अपनी मॉम से जो मिलना था। कविता जी को भी अब तक होश आ चुका था। तीनों ने बारी बारी से अपनी मां को गले लगाया। वैसे तो तीनों को ही रोना आ रहा था। कविता जी का एक हाथ जला हुआ था, जिसे देखकर परिवार को जैसे उसकी जलन महसूस हो रही थी। मॉम, आप कैसे हैं? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई है ना? कहते हुए कृति कविता जी से पूछती है। व्योम,
क्या अभी भी जलन हो रही है? ऋषि, तुम दोनों क्या आते ही शुरू हो गए सवाल जवाब करना? देख लिया न मॉम को, चलो उन्हें आराम करने दो। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ है मुझे। सच्ची, बस एक हाथ में थोड़ा सा जला है, लेकिन अब वो भी ठीक है, जलन नहीं हो रही है मुझे। हाँ, और डॉक्टर ने घर जाने की परमिशन दे दी है, सौरभ जी ने कहा। 1-2 घंटे में हम घर जा सकते हैं। ये सुन सब ने राहत की सांस ली। पार्थ, जो सब सुन रहा था, इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पार्थ ने कहा और रूम से बाहर चला गया। उसने किसी को कॉल किया, सब तैयार रखना, मैं पहुँच रहा हूँ। जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं, फिर चाहे जानबूझ के हो या लापरवाही से। कहते हुए पार्थ जल्दी से हॉस्पिटल से निकल वालिया मैंशन के लिए निकल गया। आखिर क्यों गया है पार्थ वापस वालिया मैंशन? क्या करना चाहता है वो? क्या रीत को मिल जाएगी उसकी जॉब वापस? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो बुक्स।